हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष यादव। आप सभी का स्वागत है इस लेक्चर में, जिसमें हम 3 चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट और सेकंड, दूसरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इन तीनों चैप्टर के कॉन्सेप्ट और उनके क्वेश्चन को हम यहां पे सॉल्व करेंगे। कम से कम टाइम में एक क्विक रिवीजन आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। ये तीनों जो चैप्टर हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की। मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपके वो सारे कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग में मेमोराइज कराऊंगा, ताकि वो चीज बहुत बेहतरीन तरीके से आपके दिमाग में सेट हो जाए। तो चलिए, आने वाले 1 से 2 घंटे जो है वो एकदम कॉन्सेप्चुअल माइंड से आप बैठ जाइए, ताकि हम इस चीज को बहुत अच्छे से तैयार कर सके। तो चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, ठीक है, ये डीएनए मूव्स टुवर्ड्स गैप ड्यूरिंग एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, पहला ऑप्शन है एनोड, दूसरा है कैथोड, तीसरा है नेगेटिव टर्मिनल, चौथा है डज नॉट मूव। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो मैं आपको समझाता हूं। जब हम डीएनए को रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से काट देते हैं तो बहुत सारे फ्रेगमेंट मिलते हैं हमको। उन फ्रेगमेंट में स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट को सेपरेट आउट करने के लिए हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो मेथड है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो होता ऐसा है, एक रफली समझें कि एक्चुअल में मान लो कि ये हमारे पास जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक प्लेट है, ये पिट्स होता है। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, वो डीएनए के फ्रेगमेंट भर दिए हमने। ठीक है, और इस पर हमने क्या किया, एगारोस की लेपिंग कर दी। एगारोस की क्या कर दी, लेपिंग कर दी। ठीक है, अब इसमें क्या होते हैं, सुनो, जो डीएनए होता है, डीएनए जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। डीएनए क्या होता है, डीएनए जो है वो नेगेटिव चार्ज है। किसकी वजह से ये भी जानना है आपको, ड्यू टू फॉस्फेट। फॉस्फेट की वजह से नेगेटिव चार्ज होता है। अब हम यहां पे लगा देंगे एनोड और ये कैथोड। अब एनोड पॉजिटिव होता है, तो जो डीएनए है वो क्या करेगा, वो इस प्लेट के थ्रू एनोड की तरफ भागेगा। जब एनोड की तरफ भागेगा तो जो डीएनए के फ्रेगमेंट है वो क्या होंगे, ऐसे रन करेंगे। जो लार्जेस्ट होगा वो क्या होगा, आगे फंस जाएगा। जो स्मॉलेस्ट डीएनए फ्रेगमेंट होगा वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा। अब हम इस पे क्या करेंगे, इथिडियम ब्रोमाइड अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, इथिडियम ब्रोमाइड। और यूवी रेज में देखेंगे, ठीक है, हमें क्या होगा, ब्राइट ऑरेंज कलर दिखेगा, ब्राइट ऑरेंज कलर। ठीक है, ये पूरा मेथड है। जो स्मॉलेस्ट डीएनए फ्रेगमेंट होगा उसको हम निकाल देंगे, इस प्रोसेस को बोल देंगे इल्यूशन। तो ये पूरा एक कोर कंसेप्ट है कि डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों होता है, फॉस्फेट की वजह से होता है। जब हमने उसको पिट्स में रख दिया, एगारोस की लेपिंग कर दी, एनोड लगा दिया, तो डीएनए नेगेटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। तो जो उसके अंदर एक्चुअल में क्या होता है कि जो एगारोस जेल की लेपिंग की जाती है, इसके अंदर बहुत छोटे छोटे पोर्स बन जाते हैं। उन पोर्स से डीएनए के फ्रेगमेंट कवर होते हैं, एनोड की तरफ जाते हैं। तो जो स्मॉलेस्ट डीएनए होगा वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा, जो लार्जर डीएनए होगा वो आगे ही फंस जाएगा। तो अब इसके ऊपर इथिडियम ब्रोमाइड का छिड़काव करके यूवी रेस के अंदर देखेंगे तो ब्राइट ऑरेंज कलर आएगा। अब उस डीएनए को बाहर निकालने की प्रोसेस को हम इल्यूशन कह देते हैं। ये पूरा कंसेप्ट है। तो अब हमारा क्वेश्चन यहां से बन जाएगा, डीएनए मूव्स टुवर्ड्स, ठीक है, किधर होगा बेटा, एनोड, टुवर्ड्स एनोड। ये आपको ध्यान रखना है, टुवर्ड्स एनोड। ये हमारा फर्स्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यहां पे हमारा जो ऑप्शन का आंसर है वो है फर्स्ट। तो चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 एंजाइम वर आइसोलेटेड इन 1963, फर्स्ट वन फंक्शनिंग टू ऐड methyl group to DNA and the later was restriction enzyme. ठीक है, the first one protecting the host DNA from the action of the restricting enzyme and the later known as the cut the DNA at a specific site protect the host from the invader bacteriophage. ठीक है, ये दोनों लाइन सही है, दोनों लाइन सही है, और दोनों जो असर्शन है वो भी सही है, रीजन जो है वो भी सही है, और रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो हम यहां पे सही करेंगे, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
ठीक है, तो ये सही आंसर है। अब इसके पीछे का एक कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं आपको, सुनो ध्यान से। होता ऐसा है, सपोज दैट हमारे पास कोई एक बैक्टीरिया है, ठीक है, और इस बैक्टीरिया के अंदर ये इसका खुद का जीनोम है, सपोज दैट। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब इस पर अटैक किया एक बैक्टीरियोफेज ने, इसने अपना खुद का जीनोम इसके अंदर डाला। ये मान लो इसका जीनोम है, इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया इसके अंदर, ठीक है, ये जीनोम डाला। अब बैक्टीरिया क्या करेगा, उस जीनोम से खुद को बचाने के लिए दो तरीके के एंजाइम बनाएगा। एक एंजाइम बनाएगा ये मिथाइलेज, और दूसरा एंजाइम बनाएगा ये न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या करता है, डीएनए को कट कर देगा, कट द डीएनए, ठीक है, और मिथाइलेज क्या करेगा, मिथाइलेशन कर देगा। अब होता ऐसा है, ये जो न्यूक्लियस एंजाइम बना, सपोज दैट ये न्यूक्लियस है और ये मिथाइलेज है, तो न्यूक्लियस तो दोनों डीएनए को काट सकता है। न्यूक्लियस का काम ही है डीएनए को कट कर देना, न्यूक्लियस का काम क्या है, डीएनए को कट कर देना। तो ये तो दोनों एंजाइम को, दोनों डीएनए को काट देगा ये एंजाइम। तो क्या होगा, मिथाइलेज क्या करेगा, खुद के डीएनए के मिथाइलेशन कर देगा, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियस जो है अपने डीएनए को ना काट कर केवल किसको काटता है, ये काटता है जो फॉरेन डीएनए आया है। तो ये एक तरीके का प्रोटेक्टिंग मेथड है जो बैक्टीरिया वगैरह अपने अपने आप को दूसरे बैक्टीरियोफेज से बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यही चीज समझना है कि जब किसी बैक्टीरिया पर बैक्टीरियोफेज आक्रमण करता है, अटैक करता है, तो बैक्टीरिया जो होता है वो दो तरीके के एंजाइम बनाता है, एक मिथाइलेज और एक न्यूक्लियस। मिथाइलेज खुद के डीएनए का मिथाइलेशन कर देता है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है, एंजाइम की एक खास बात होती है, जब तक वो रहेंगे तब तक वो काम करते रहेंगे, मतलब दे कैन पार्टिसिपेट अगेन एंड अगेन। बट हार्मोन्स के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती, हार्मोन्स केवल एक ही बार काम करता है। तो एंजाइम उसके लिए क्या, फॉरेन डीएनए खुद का डीएनए दोनों के लिए सेम है, दोनों को काट देगा वो। तो जो मिथाइलेज है वो खुद के डीएनए का मिथाइलेशन कर देता है, जिसकी वजह से हाँ वो जो न्यूक्लियस है वो केवल फॉरेन डीएनए को कट कर देता है। एक तो चीज ये समझना है। दूसरी चीज यहां पे जो समझने वाली बात है, यही न्यूक्लियस बाद में पता चला कि दो टाइप के हैं, एक एक्सोन्यूक्लियस जो बाहर से कट करे, और दूसरा क्या होगा, इंडोन्यूक्लियस, ठीक है, जो क्या करे, अंदर से कट करे। तो जब इंडोन्यूक्लियस पर और डिस्कवरी हो रही थी तो बाद में पता चला कुछ आरी होते रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, जो डीएनए के एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को एक स्पेसिफिक जगह काटते हैं, उन्हें हम कह देते हैं रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हुआ दो। तो हमने दो क्वेश्चन कर लिया यहां पे, ठीक है, ये दूसरे का ये आंसर होगा। चलिए थर्ड देखते हैं। द कन्वेंशन ऑफ नेमिंग, the convention of naming of enzyme is the first letter of the name comes from the genus and second two letter comes from the species। तो हमारा पास जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट जीनस एंड स्पीसीज। क्यों, मैं आपको समझाता हूं। देखो जैसे तीन एंजाइम आपको याद रखना है, ई को आर फर्स्ट, बैम H1 और HIND सेकेंड, ठीक है। तो अब यहां ध्यान सुनो, देखो ये फर्स्ट लेटर है वो क्या होता है, जीनस। जो सेकेंड लेटर होता है दो, ये होता है स्पीसीज, ये होता है स्ट्रेन, ये होता है ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी। ध्यान समझो, तो ई को आर फर्स्ट जो है ऑब्टेन किया गया इशरिकिया कोलाई बैक्टीरिया से। बैम H1 जो है बैसिलस एमाइलो लिक्विफेसियन से याद किया गया। HIND हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से। तो जो H है ये जीनस है, IN क्या है, स्पीसीज है। तो फर्स्ट लेटर जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, जीनस को। सेकेंड लेटर किसको रिप्रेजेंट करता है, वो करता है स्पीसीज को। तो ये हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा। तो इशरिकिया कोलाई, बैसिलस एमाइलो लिक्विफेसियंस और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो ये तीन आपको याद रखने हैं, इसी तीन से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। क्या है देखिए बेटा, द
different basic steps of genetically modified an organism are given below randomly। ठीक है, अब मैं आपको पहले समझाता हूं। सपोज दैट मुझे क्या करना है, मुझे इंसुलिन बनाना है। सपोज दैट मुझे क्या बनाना है, इंसुलिन। तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं इंसुलिन बनाने वाली जो सेल होती हैं उन सेल को आइडेंटिफाई करूंगा। सपोज दैट मेरे पास बीटा सेल ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है। ठीक है, बीटा सेल्स ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। 3 टाइप की सेल्स हम पढ़ते हैं, अल्फा, बीटा और डेल्टा। अल्फा सेल से निकलता है ग्लूकागॉन, बीटा सेल से निकलता है आपका इंसुलिन, डेल्टा सेल से निकलता है सोमैटोस्टैटिन। अब ये आप रिपीटर है, मैं इसलिए आपको ये रिवाइज करा रहा हूं। तो जो बीटा सेल है वो जो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल है उससे इंसुलिन निकलता है। तो अब इंसुलिन बनाने वाले कोई ना कोई जीन होंगे, ये जीनोम है इसका। अगर हमने इस सेल के जीनोम को बाहर निकाला, सपोज दैट ये हमने निकाला, तो पहले तो हमने आइडेंटिफाई किया ना कि इसके अंदर ये सेल है, इस सेल के अंदर ये जीनोम है, इस जीनोम के अंदर ये पर्टिकुलर सीक्वेंस है जिससे इंसुलिन बनती है। तो हम क्या करेंगे, जीनोम को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हम उस जीनोम को बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद हम क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से वो पर्टिकुलर सेगमेंट, मान लो सपोज दैट कि ये हमारे पास क्या है कि ये पर्टिकुलर सेगमेंट है जिससे क्या बनता है, इंसुलिन बनता है। तो अब हम क्या करेंगे, एक रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से इसको कट कर देंगे। जब हमने इसको कट कर दिया तो हमें वो सेगमेंट मिल गया जिससे क्या बन सकता है, ये इंसुलिन बनाने के लिए कैपेबल है। अब इस सेगमेंट को हम होस्ट की मदद से किसमें डाल सकते, सॉरी वेक्टर की मदद से किस में डाल सकते हैं, होस्ट में डाल सकते हैं, और होस्ट के अंदर वो प्रॉपर्टी डेवलप हो जाएगी। यही पूरा एक कॉन्सेप्चुअल मेथड है। ठीक है, अब इस चीज को हम पढ़ते हैं और आंसर देते हैं। तो पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन। तो डीएनए जो डिजायरेबल जीन है उसको हम डीएनए को क्या किया, हमने पहचाना, तो हमारा पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा, हमें कट करना है, तो ट्रांसफर ऑफ डीएनए टू इट्स प्रोजेनी छोड़ दो, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इनटू द होस्ट, ठीक है छोड़ दो, इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। अब डायरेक्ट यहां से हमने आइडेंटिफाई किया, अब इसके बाद इन्होंने क्या किया, होस्ट में डाल दिया। होस्ट में डालने के बाद इसको हम क्या करेंगे बेटा, मेंटेन करेंगे। मेंटेन करने के बाद क्या करेंगे बेटा, ट्रांसफर कर देंगे। तो अब हमारे पास ऑप्शन हो गया, कैसे होगा, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड और सेकंड। तो देख लो कौन सा ऑप्शन हो गया, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड और सेकंड। तो ये हमारा हो गया दूसरा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। पहले, सबसे पहले जीनोम को आइडेंटिफाई करो, फिर हमने क्या किया, देखो इसको हम पढ़ते हैं वहां पे, सेल से कैसे डीएनए को निकालेंगे। तो सेल्स को अंदर क्या होता है बेटा, प्रोटीन हो सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड है जिसमें डीएनए और आरएनए हम पढ़ते हैं। तीसरी चीज कार्बोहाइड्रेट हो सकता है और लिपिड्स हो सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि जो लिपिड्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेज हम इस्तेमाल कर देते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीएजेस कर देते हैं। अगर प्लांट सेल है तो सेल वॉल जो होगी वो सेलुलोज की बनी होगी, तो सेलुलेज एंजाइम इस्तेमाल करेंगे। अगर काइटिन की बनी है तो काइटिनेज एंजाइम इस्तेमाल करेंगे, और अगर बैक्टीरिया वगैरह है तो लाइसोजाइम इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं कि पहले हमने सेल वॉल डाइजेस्ट कर लिया, फिर दोबारा हमने क्या कर दिया, उसके अंदर प्रोटीएजेस डाल के प्रोटीन डाइजेस्ट कर दिया, लाइपेज डाल के लाइपेज जो है लिपिड डाइजेस्ट कर दिया, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए जो भी पर्टिकुलर होगा, जैसे माल्टोज है तो माल्टेज डाल देंगे, डाइजेस्ट सबको कर दिया। केवल आरएनए है तो आरएनए से डाइजेस्ट कर दिया। अब बचेगा क्या, केवल डीएनए, उसमें चिल्ड एथेनॉल डाल देंगे जिसकी वजह से डीएनए का प्रिसिपिटेट बन जाएगा और इसको हम बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो जिससे केवल और केवल डीएनए को हम आइडेंटिफाई करके बाहर निकाल लिया। तो ये वाली मेथड होती है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस बाइंड द डीएनए एंड कट 2 स्ट्रैंड ऑफ डबल हेलिक्स एट स्पेसिफिक पॉइंट इन देयर सुगर फॉस्फेट बैकबोन। तो ये आपको याद रख लेना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो 5th का क्वेश्चन हमारा है ए, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन के माध्यम से किसी कॉन्सेप्ट को समझने से देखो होता क्या है, अभी हमारे पास इतना पर्याप्त समय नहीं है कि हम चीजों इस तीनों चैप्टर को अगर हम चाहें एक दिन में पढ़ाने के लिए तो ये पॉसिबल नहीं है। पढ़ाने तो पढ़ाया जा सकता है खींच के एनसीईआरटी को, लेकिन अगर क्वेश्चन के माध्यम से हम अगर कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज, क्योंकि ये क्विक रिवीजन है, रिवीजन भी नहीं, क्या है, क्विक रिवीजन। तो 100 क्वेश्चन या 110 क्वेश्चन के माध्यम से आपको तीनों चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी चूजन फॉर बेस्ट यील्ड इफ वन वर टू प्रोड्यूस इन द रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन इन लार्ज अमाउंट। ठीक है, तो हमें किस मेथड से करना होगा, तो मैं आपको बता दूं, देखो
तीन चीजें समझनी है। पहले तो इसका आंसर बता दूं, कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम है। होता क्या है कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम में कि एक तरफ से रॉ मटेरियल डालते रहते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और प्रोडक्ट को हम धीरे से ऑब्टेन करते रहते हैं। तो रॉ मटेरियल डाला जा रहा है, प्रोडक्ट ऑब्टेन किया जा रहा है, तो ये कंटिन्यूअस सिस्टम है। तो इसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या किया जा सकता है, जो भी हमारा रिकॉम्बिनेंट है, जो भी हम चीज बना रहे हैं, वो चीज हमें ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होगी। तो ये सीधी सी बात है, 6 का हमारे पास हो जाएगा 6 सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, हैविंग बिकम एन एक्सपर्ट ऑन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जैसा आप लोग हैं कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के आप एक्सपर्ट हैं, ठीक है। यू आर आस्क्ड टू एग्जामिन अ जेल फॉर अ कलीग, वेयर वुड यू लाइकली टू बी फाइंड द स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले, पहले क्वेश्चन में कैसे ऑब्टेन करेंगे। तो जो एनोड की तरफ सबसे ज्यादा दूर गया होगा वो स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए होगा। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड में हम एगारोस की लेपिंग कर दिए, एनोड लगा दिए, चूंकि डीएनए निगेटिव चार्ज है। अब आपको मैंने ये भी बताया किसकी वजह से है, वो है किसकी वजह से, फॉस्फेट की वजह से। तो अब आप देखो, नियर द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड फारथेस्ट अवे फ्रॉम द वेल्स, वेल्स मतलब पिट्स हो गए जहां पे डीएनए रखा गया है, नियर द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये तो गलत हो गया। नियर द टॉप ऑफ नेगेटिव पोल, ये भी गलत हो गया। नियर द मिडिल, ये भी गलत हो गया। तो हमारे पास सही ऑप्शंस क्या बना, देखो एक ही कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन हो रहे, ठीक है। नियर द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड फारदेस्ट अवे द फ्रॉम द वेल्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए, द ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस एक्ट एज क्लोनिंग वेक्टर इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। The TI plasmid is used to the mechanism of delivering genes to cell remain pathogenic, ये गलत है, ये सही है। तो ये हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, assertion is true, reason is false, ये सही हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए कट विथ हेल्प ऑफ लाइगेज, बिल्कुल गलत है बेटा। देखो मेरी बात सुनो, होता क्या है, लाइगेज डीएनए के फ्रेगमेंट को जोड़ने का काम करता है, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस रिस्ट्रिक्ट कंडीशन में काटने का काम करता है। मतलब एक स्पेसिफिक पोजीशन में, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में, पोजीशन एक गलत शब्द है, स्पेसिफिक सीक्वेंस में डीएनए को काटने का काम करता है, ठीक है। दो एंजाइम याद हो गए, लाइगेज फॉरेन डीएनए को मेन डीएनए से जोड़ने का काम करता है, या दो डीएनए के फ्रेगमेंट को जोड़ने का काम करता है। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस डीएनए को काटने का काम करता है। और यहीं पर एक होता है बेटा एल्कलाइन फॉस्फेटेज। देखो होता क्या है, मैं समझाता हूं। जब डीएनए के फ्रेगमेंट को काट दिया जाता है तो ये दोबारा से क्या होते हैं, 3 और 5 प्राइम की वजह से जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे एक प्राइमर जोड़ करके ताकि आपस में जुड़े ना, इस वजह से यहां पे एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो गलत हो गया। लाइगेज एक्ट एज फॉर्मिंग फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, डाइस्टर बॉन्ड, ये सही लाइन है, ये बिल्कुल सही है। तो अब हमारा एक गलत हो गया, एक सही हो गया। तो कौन सा हो गया, assertion is false, reason is true। समझ गए। चलिए नेक्स्ट, थोड़ा सा हम तेजी से लेंगे। याद हो गया, लाइगेज डीएनए के फ्रेगमेंट को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। अगर मैं पॉलीमरेज बोलूं, पॉलीमरेज जो डीएनए पॉलीमरेज है वो डीएनए के जो होता है फ्रेगमेंट को कॉपी बनाने का काम करता है। तो जो पीसीआर मेथड होता है उसमें हम टैग पॉलीमरेज इस्तेमाल करते हैं, थर्मस इक्वेटिकस बैक्टीरिया से निकाला हुआ टैग पॉलीमरेज, ठीक है, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर पर स्टेबल होता है। चलिए मिलाते हैं इसको। मैच द फॉलोइंग कॉलम विद द कॉलम सेकंड। अब आप मुझे बताइए पीसीआर क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। क्या करेगा, इसमें एक एंजाइम होता है थर्मोस्टेबल एंजाइम, ठीक है, मिल गया। एगारोस जेल, ठीक है, एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो ये एक सीवीड्स होते हैं। पीबीआर 322 क्लोनिंग वेक्टर होता है। तो अब आप बताओ, ए का हो गया थर्ड, बी का हो गया सेकेंड, सी का हो गया फर्स्ट। ए का थर्ड, बी का सेकेंड, सी का फर्स्ट। तो हमारे पास ऑप्शन आ गया ए, ए सही है। अब यहां ध्यान से सुनो, देखो क्या आप पीबीआर का नॉमेनक्लेचर कर सकते हो। पी मतलब होता है प्लाज्मिड, बी होता है बोलिवर और रोड्रिगेज, और 322 हो गया इनका जो स्ट्रेन है जिसमें उन्होंने ऑब्टेन किया था। तो जैसे एक पीयूसी
प्लाज्मिड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। तो इन्होंने डिस्कवर्ड किया था, जैसे बॉलिवर और रोड्रिगेज ने क्या किया था, डिस्कवर्ड किया था, वैसे ही पीयूसी है ना, पॉलीमर सॉरी प्लाज्मिड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। तो अब यहां ध्यान रखना, पीबीआर एक तरीके का क्या है, वेक्टर है, ठीक है। प्लाज्मिड एक तरीके का क्या है, वेक्टर है। पीबीआर 322 ये एनसीईआरटी के अंदर दिया गया, इसका एक डायग्राम भी है, आगे हम एक क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो अब याद रखना, पीसीआर एक ऐसा मेथड है जिसमें हम डीएनए की बहुत सारी कॉपीज बना लेते हैं, ठीक है। इसमें 3 स्टेप्स हैं, अगर आपको याद हो, डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन। एक बार क्वेश्चन भी ये नीट में पूछा गया है, ठीक है। डीनेचुरेशन मतलब क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डीएनए के दोनों स्टैंड अलग हो जाएंगे, फिर उसको इसमें प्राइमर जोड़ देंगे तो अनीलिंग हो जाएगा, और इसमें थर्मस इक्वेटिकस बैक्टीरिया से क्या करेंगे हम, इसको इसको इसके जो भी है कॉपी बनाएंगे, तो डीएनए पॉलीमरेज जिसे बोलते हैं, उसके अंदर से निकाला गया वो एंजाइम है थर्मस इक्वेटिकस बैक्टीरिया से, और इसकी कॉपी बनाएगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, हम इसकी मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस आर कॉमनली बिच, ठीक है। क्या करता है, मैंने आपको बताया कि एक स्पेसिफिक पोजीशन में डीएनए के अंदर कट लगाता है, ठीक है, या एक स्पेसिफिक जो सीक्वेंस होता है उसके अंदर कट लगाता है। चलो पढ़ते हैं, रिस्ट्रिक्ट द एक्शन ऑफ एन एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, ये तो गलत है। रिमूव द न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम एंड ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज, ये भी गलत है। मेक कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए मॉलिक्यूल, ये सही है। या क्या लिखा है, रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ बाइंडिंग द डीएनए लाइगेज, ये गलत है। तो हमारा कौन सा सही हो गया, सी, ठीक है। पहले क्वेश्चन के सारे देखो, जो पहले क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट बताया गया था वही चीज यहां पे क्या हो रही है, सॉल्व हो रही है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है, ध्यान सुनिए, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इकोलाई वेक्टर पीबीआर 322 एनसीईआरटी के अंदर है बेटा, आपको पढ़ के जाना है, यहां से क्वेश्चन आने की प्रायिकता जो है वो ज्यादा है। बीच वन ऑफ द गिवन ऑप्शन करेक्टली आइडेंटिफाइड सर्टेन कंपोनेंट, ठीक है। बोला गया HIND सेकेंड सॉरी थर्ड, इक्वार फर्स्ट सेलेक्टिबल मार्कर है, हमें क्या ढूंढना है, करेक्टली आइडेंटिफाइज, ठीक है। ये बेटा सिलेक्टिबल मार्कर नहीं है, ये क्या है, HIND सेकेंड, और इको आर फर्स्ट जो है ये है बेटा रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम की बाइंडिंग साइट, एम्फिसिलीन और टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, ठीक है। अब आपको पता है कि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन तो है, ठीक है, लेकिन ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं बेटा, आपको याद रख लेना है कि ये सिलेक्टिबल मार्कर की तरह भी काम करते हैं, लेकिन अभी यहां एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, सही है। उरी, ओरिजिनल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, उरी का फुल फॉर्म होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। देखो, जहां से डीएनए के जिस पार्ट से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उसे हम उरी कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। ये भी गलत हो गया। आरओपी, रिप्रेशर ऑफ प्राइमर बोलते हैं, आरओपी को क्या बोलते हैं, रिप्रेशर ऑफ प्राइमर, ठीक है। ये भी गलत है। तो अब आपको याद रखना कौन सा सही हो गया, सेकंड। यहां पे एक कंसेप्ट बताऊंगा बेटा, उरी का मतलब क्या, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। जहां से अब देखो, जब कभी भी फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस किया जाता है वेक्टर में, तो हमेशा ट्राई किया जाता है कि उरी के आसपास ही उसको इंट्रोड्यूस करें, ताकि जैसे ही रेप्लिकेशन स्टार्ट हो, जैसे ही एक डीएनए फ्रेगमेंट या एक डीएनए से 2 डीएनए बने, या एक प्लाज्मिड से 2 प्लाज्मिड बने, या किसी होस्ट के अंदर वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो जैसे ही रेप्लिकेशन स्टार्ट करे तो हमारा जो डीएनए है, जो डिजायर्ड जीन है, वो रेप्लिकेट होकर के नेक्स्ट जनरेशन में तुरंत पहुंच जाए। तो एक तो चीज ये याद रख लेना है। और रेप्लिकेशन क्या होता है, तो डीएनए से डीएनए बनाने की फ्रेगमेंट, सॉरी एक बार देख, तो हम बताते हैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ कि देखो, देखो यहां से कई बार क्वेश्चन आया है, डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस को हम बोल देते हैं रेप्लिकेशन, डीएनए से mRNA बनने की प्रोसेस को हम इसे बोल देते हैं ट्रांसक्रिप्शन। mRNA से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को ट्रांसलेशन,
ठीक है, डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस को क्या होगा, रेप्लिकेशन। अब यहां पे ध्यान सुनो, एंजाइम क्या इस्तेमाल होगा, एंजाइम होगा डीएनए पॉलीमरेज। या हम इसको बोलेंगे डीएनए डिपेंडेंट। एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, यहां से क्वेश्चन आएगा, आ भी सकता है, क्योंकि कई बार नीट में यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, लगभग 3 से 4 साल आ गए। तो यहां समझो डीएनए डिपेंडेंट, हालांकि ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, लेकिन अब यहीं पे समझ लो आप, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, अब सुनो, डीएनए से आरएनए बना तो एंजाइम क्या होगा, ट्रांसक्रिप्टेज। और डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज क्या बोलते हैं इसको, दूसरा नाम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, अब ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है वो होती है न्यूक्लियस में, ट्रांसलेशन जो प्रोसेस है वो होती है आपकी साइटोप्लाज्म में। यूकैरियोटिक की बात कर रहा हूं, प्रोकैरियोटिक में दोनों में होती है, मतलब साइटोप्लाज्म में दोनों प्रोसेस हो जाती है, क्योंकि वहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। अब यहां ध्यान सुनो, कभी कभी आरएनए से क्या बनता है, डीएनए, जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है वो डीएनए बनाते हैं, तो हम इसे बोल देते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब यहां पे जो एंजाइम काम करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, आप ही बताओ, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, क्या बोलेंगे, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो ये एक कंसेप्ट है, आपको दिमाग में रखना है। डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस को रेप्लिकेशन, एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज या डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, या डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए से एमआरएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, या हम बोलेंगे इसे क्या, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। आरएनए से प्रोटीन बनेगा, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होता है, आरएनए जो होता है डीएनए से वो न्यूक्लियस में बनते हैं, ये यूकैरियोटिक की बात है। प्रोकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन एज वेल एज ट्रांसलेशन अकर्स इन साइटोप्लाज्म, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो हो सकता है कि जैसे ट्रांसक्रिप्शन शुरू हुआ उसके साथ साथ ही ट्रांसलेशन शुरू हो जाए प्रोकैरियोट्स में, तो ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं 13 क्वेश्चन की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। मैंने आपको इसको बहुत अच्छे से समझा दिया है, तो अब ध्यान से सुनो, कौन सा ऑप्शन नहीं सही है, ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। चलो देखते हैं कौन सा नहीं सही है। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड फ्रॉम जेल इज कॉल्ड इल्यूशन। ठीक है, द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट आर स्टेन्ड बाय यूजिंग इथिडियम ब्रोमाइड, ये भी सही है। द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस गिव्स ब्लू कलर डीएनए बैंड्स ऑन जेल, ब्राइट ऑरेंज कलर ऑब्टेन्ड बैंड इज डीएनए कैन बी ऑब्जर्व इन द जेल व्हेन एक्सपोज्ड टू यूवी लाइट। तो आप मुझे बताओ, ये वाला ऑप्शन गलत है कि नहीं, ब्राइट ऑरेंज कलर दिखता है, मैंने आपको बताया था, तो कौन सा गलत हो गया हमारा, ये, बाकी सब क्या है, सही है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट, ये सब बताया हुआ है बेटा, देखो कितने क्वेश्चन आ गए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। ठीक है, जीन गन मेथड इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस एलाइन डीएनए इनटू द होस्ट सेल माइक्रो पार्टिकल ऑफ टंगस्टन और गोल्ड। डायरेक्ट याद कर लो, मेटल्स के बने होते हैं या मेटल्स आर यूज्ड। ठीक है, तो आपको ये याद रखना, जीन गन में जो माइक्रो पार्टिकल हैं वो किस किस मेटल के बने होते हैं, टंगस्टन और गोल्ड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन रीजन। ठीक है, आगे देखते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूज्ड इन डीएनए एम्प्लीफिकेशन, ये सही है। एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन इज यूज्ड एज सेलेक्टेबल मार्कर टू चेक
ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी सही है, दोनों के दोनों सही हैं, ये आपको ध्यान रख लेना, दोनों के दोनों सही हैं। तो असर्शन रीजन एंड असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज फॉल्स, असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज, ठीक है, असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सही है, यही है सेकंड, दोनों सही हैं बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि एक की तरफ एम्पिसिलीन बोल दिया गया है, एक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की बात कर रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बी सही है। चलो बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए स्टैंड ऑन जेल स्टेन बाय इथिडियम ब्रोमाइड विथ इथिडियम ब्रोमाइड व्हेन व्यूड अंडर यूवी रेडिएशन तो ब्राइट ऑरेंज कलर, 50 बार बता चुका हूं बेटा, डायरेक्ट याद रख लेना, ऐसे क्वेश्चन बहुत तेजी से सॉल्व हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस, पहले मैं बात कर लूं पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है। कि देखो आप बचपन में ऐसे बोलते थे ना कि एक ऐसा शब्द बताओ जिसको हम आगे से पढ़ें तब भी वही आए और पीछे से पढ़े तब भी वही आए, जैसे जहाज, है ना। तो मतलब होता ऐसा है कि जैसे एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब है कि 3 to 5 प्राइमरी की तरफ जाए, मतलब 3 to 5 की तरफ जाए तो उसका सीक्वेंस सेम हो, और इधर से 3 to 5 की तरफ जाए तो भी इसका सीक्वेंस सेम हो, तो मतलब दोनों तरफ से सीक्वेंस सेम हो। तो जैसे ई को आर फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है, ध्यान सुनो बेटा, जैसे ई को आर फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है, ठीक है, ये कट करता है, कट आ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, ठीक है। GAATTC, GAATTC, ठीक है, यहां से कट करता है, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना, यहां से क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा, ठीक है, कि ई को आर फर्स्ट किस सीक्वेंस को कट करता है, GAATTC, ठीक है, जी और ए के बीच में कट करता है, ठीक है। तो अब आप देख लो कि क्या लिखा गया है, इजिली कटा अबाउट द मिडिल बाय सम पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो अब आपको याद रखना GAATTC, तो ये हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो आप हमेशा याद रख लेना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, अब बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन के क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए यहां ध्यान दीजिए, GM क्रॉप्स आर डिजाइन टू डेवलप नेचुरल रेजिस्टेंस फ्रॉम द इंसेक्ट एंड पेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर मॉडिफाइड यूजिंग बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। तो आपने देखा है बीटी कॉर्न हो गया, बीटी कॉटन हो गया, एनसीईआरटी के अंदर ये मतलब दिया गया है। तो हमारा जो बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस बैक्टीरिया है, उससे हमने क्या किया, एक तरीके का उसके अंदर एक ऐसे तरीके का जीन पाया जाता है जो क्या करता है, इंसेक्ट को मारता है, जैसे लेपिडोटेरेंस, कोलियोप्टेरेंस, डिप्टेरेंस वाले इंसेक्ट को मारता है। तो अब इसमें होता क्या है कि ये जो जीन है वो एक तरीके की प्रोटीन बनाता है, वो प्रोटीन इनको किल करती है, ठीक है। और वो जो प्रोटीन बनाता है वो खुद के बॉडी के अंदर इनएक्टिव होता है, क्योंकि अगर वो इंसेक्ट को मार सकता है तो उस बैक्टीरिया को भी मार सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, जब उसके गट में जाएगा, एल्कलाइन मीडियम प्राप्त करेगा, तभी वो जो प्रोटोटॉक्सिन है, मतलब जो टॉक्सिन है वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है, उसको कन्वर्ट करेगा एक्टिवेट फॉर्म में। तो उसके लिए चाहिए एल्कलाइन मीडियम, और इंसेक्ट की गट में एल्कलाइन मीडियम होता है, इसकी वजह से वो क्या होगा, एक्टिव होकर इंसेक्ट के इंटेस्टाइन या गट में जो भी होता है उनके अंदर वो क्या कर देता है कि लाइसिस कर देता है, पोर जनरेट कर देता है, जिसकी वजह से इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। तो अब यहां पे ध्यान रखने वाला है कि कॉर्न और कॉटन, ठीक है। आगे, एडीए is an enzyme which is deficient in a genetic disorder skid. What is the full form of ADA? ADA का full form होता है adenosine deaminase, adenosine deaminase, ठीक है, ये है। अब मैं समझाता हूं, ध्यान सुनो बेटा, ADA क्या है, एडिनोसिन डीएमिनेज क्या करता है, मैचुरेशन ऑफ लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, ठीक है। अब बी या टी लिम्फोसाइट को अगर मैच्योर करेगा
तो अब मुझे बताओ, अगर एडीए की कमी हुई तो लिम्फोसाइट सेल या बी लिम्फोसाइट सेल मैच्योर नहीं हुआ। जब मैच्योर नहीं होगा तो हो जाएगा एक डिजीज, उसे हम बोलेंगे स्किड्स, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी, स्किड डिजीज हो गई। मतलब एडीए एक ऐसा एंजाइम है जो लिम्फोसाइट सेल को मैच्योर करता है, मैच्योरेशन करता है। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो बहुत सारी इम्यून डिफिशियंसी डिजीज होगी, तो हम उसे कंप्लीटली बोल देते हैं सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। अब इस डिजीज से बचने के लिए अब आप क्या कर सकते हो, एडीए का इंजेक्शन दे सकते हो, क्योंकि अंदर एडीए एंजाइम नहीं बन रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं एक तरीके की जीन में कोई गड़बड़ी है जो उस तरीके के एंजाइम्स को बनाता है। तो अब क्या करोगे आप, एडीए तो बन नहीं रहा है, तो एक काम कर सकते हो कि आप एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी दे सकते हो। एक काम कर सकते हो आप कि एंजाइम्स को इंजेक्ट करके बॉडी में डाल दो, लेकिन ये परमानेंट क्योर नहीं हुआ। तो अब हम दूसरा काम क्या कर सकते हैं कि जो ये एडीए बना, जो लिम्फोसाइट सेल है, पहले लिम्फोसाइट सेल के अंदर जीन मैनिपुलेशन करके फिर उसके अंदर क्या करें, बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दें। लेकिन लिम्फोसाइट सेल जो है वो इमॉर्टल नहीं है, अमर नहीं है, वो कुछ दिन बाद मर जाएंगी। तो अब हम क्या करेंगे, जो मैनिपुलेशन किया गया है जीन का, अगर हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में कर दें, उस मैनिपुलेशन को एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या कर दे, वो जीन इंट्रोड्यूस करके या जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड करके लिम्फोसाइट सेल को अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या कर दे, हम इंट्रोड्यूस कर दे, तो इस निजात से बचा जा सकता है, मतलब इससे निजात पाया जा सकता है। तो मतलब इसका जो परमानेंट क्योर है कि लिम्फोसाइट सेल को मतलब जीन मैनिपुलेट करके एम्ब्रियोनिक स्टेज में ट्रांसफर किया जाए, ये परमानेंट क्योर है। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या है, एक टेम्पररी क्योर है। तो अब ये आपको दिमाग में रहेगा। तो एडीए का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन डीएमिनेज, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफिकेशन इन जीएम प्लांट, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, ठीक है। मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक रेजिस्टेंस, बिल्कुल सही है। अब देखो होता क्या है, मैं समझाता हूं। मान लो एक प्लांट है, हमने फसल उगाई, एक पर्टिकुलर, मान लो इसी समय कंडीशन है, गर्मी बहुत पड़ रही है ना, मान लो 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में क्या होता है, टॉलरेट कर सकता है वो प्लांट जो हमने फसल उगाई है। लेकिन उस साल गर्मी बहुत तेज पड़ गई, 45, 50, 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ गया। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, पेड़ तो मुरझा जाएगा क्योंकि उसके एंजाइम ही नहीं काम कर पाएंगे। अब पर्टिकुलर सिचुएशन में अब आप समझो कि एक कोई ऐसा प्लांट होगा जो रेगिस्तान में क्या हो रहा होगा, बच रहा होगा 50-55 डिग्री सेंटीग्रेड में, फिर भी वो क्या है, एकदम हरा भरा है। तो अब हम क्या करेंगे, उसके अंदर कुछ ऐसी प्रोटीन बन रही होगी जो उस कंडीशन में उसको क्या कर रही, सर्वाइव करा रही। तो उस प्रोटीन बनाने वाले जीन को निकाला हमने, आज की क्रॉप में डाल दिया, तो एबायोटिक रेजिस्टेंस हो गया। जैसे मान लो कि स्ट्रेस है, किस प्रकार का स्ट्रेस है, मान लो कि बहुत तेज हवा चल रही है, तना पतला है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, फसल गिर जाती है और नुकसान हो जाता है। तो हम स्टेम को क्या कर देंगे, मोटा करने वाले जीन डाल सकते हैं। दूसरी चीज क्या कर सकते हैं कि मान लो बाढ़ आई, पानी बहुत ज्यादा भरा रहा, पेड़ सड़ गया। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट होंगे जो पानी के अंदर हरे भरे रहते हैं, सड़ते नहीं है, तो उनके अंदर पर्टिकुलर कोई ना कोई जीन होता होगा जो प्रोटीन बनाता होगा, वो प्रोटीन उसको सड़ने से बचा रहा होगा, तो वो वाला जीन निकाला अपनी क्रॉप में डाल दिया, है ना। गर्मी वाले जो मैंने बताया था रेगिस्तान में जो प्लांट है, उनसे जीन निकाला अपने क्रॉप में डाल दिया, ठीक है। तो ऐसे कम टेम्परेचर पर बहुत एक्टिवली काम करने वाले प्लांट होंगे। तो मान लो किसी साल क्या हो गया कि बहुत सारा बर्फबारी पड़ गई, तो सारे प्लांट तो खराब हो जाएंगे। तो कुछ ऐसे प्लांट है जो बर्फ के अंदर उगते रहे, तो उनके अंदर कोई ना कोई प्रोटीन बन रहा होगा, तो उनके अंदर से जीन निकाला हमने, हमने क्रॉप में डाल दिया। तो अब हमने जो फसल लगाई, चाहे बाढ़ आए, चाहे तूफान आए, चाहे बारिश बहुत ज्यादा हो, चाहे बर्फ पड़ जाए, लेकिन वो क्या है, हर कंडीशन को टॉलरेट करने की उनके अंदर क्षमता है। तो वही चीज यहां पे लिखा है, मेड क्रॉप मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक रेजिस्टेंस, ठीक है। रिड्यूस रिलायंस ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड, ये भी सही है। हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्टेड लॉस। जैसे अब मैं आपको बताऊं फ्लेवर सेवर टोमेटो, इसके अंदर क्या होता है कि एक जो इसकी मेम्ब्रेन होती है, जो उस टमाटर के जो कवर होता है, जो उसकी लेयर होती है, वो बहुत जल्दी मतलब बहुत थिन होती है। तो बहुत जल्दी क्या होते हैं, जो देसी टमाटर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उनके अंदर पोस्ट हार्वेस्टेड लॉस बहुत ज्यादा होता है। मतलब अगर वो पक गए ना, तो आप उनके कैरेट को रखोगे भी तब भी आधे ज्यादा फट जाएंगे, बहुत जल्दी सड़ जाते हैं। तो इनको बचाने के लिए मार्केट में क्या आया,
मार्केट में आया फ्लेवर सेवर टोमेटो, उनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो बहुत थिक होती है, तो आप उनकी स्लाइस काट सकते हो, ठीक है। और दूसरी चीज, पोस्ट हार्वेस्टेड लॉस से बचाने के लिए फ्लेवर सुपर टोमेटो बहुत ही कारगर साबित है, कई दिनों तक रख सकते हो। आपने देखा होगा आज के टाइम में जो आपके पास टमाटर आ रहे हैं कौन से होंगे, फ्लेवर सुपर टोमेटो। उसमें होता क्या है कि एक ऐसे टमाटर है कि उनको कई दिनों तक रख दो तब भी वो सड़ेंगे नहीं, और उनकी जो राइपनिंग है वो डिलेट होती है, और उनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो थिक होती है, तो स्लाइस आराम से काट सकते हो। और मतलब फेंक फाक के भी गिर वगैरह जा रहे हैं, अगर ऊपर से गिर रहे हैं तब भी उनके अंदर जो नुकसान होता है वो बहुत ही कम होता है। लेकिन देसी टमाटर में ऐसा नहीं है, देसी टमाटर में अगर एक बार ऊपर से नीचे गिर गया तो फट जाएगा, बहुत तेजी से फट जाएगा, मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हो कैरेट में तब भी वहां बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, ठीक है। इंक्रीज इफिशियंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय प्लांट्स, दिस प्रिवेंट अर्ली एग्जॉशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, इनहेंस न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ फूड, ये भी सही है, ये भी सही है। मेड क्रॉप मोर टर्न टू रेडिएशन एक्सपोजर, ऐसा एनसीईआरटी में कुछ लिखा नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारे पास हो गया गलत, ठीक है। तो ओनली 6 कहीं है, ठीक है, ओनली 6 डी इज करेक्ट, ठीक है। तो आपको याद रखना डी। चलो नेक्स्ट, व्हाट स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट गोल्डन राइस, इट इज ट्रांसजेनिक वैरायटी ऑफ राइस, बिल्कुल सही है। इट कंटेन गुड क्वालिटी ऑफ प्रोविटामिन ऑफ ए, सही है। बीटा कैरोटीन इज अ सोर्स ऑफ विटामिन सी, नहीं, विटामिन ए होता है। द ग्रेन्स ऑफ द राइस आर रेड इन कलर, ये भी गलत है। तो दो ऑप्शन सही है, फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड कौन सा हो गया हमारा, ये वाला ऑप्शन ए, ठीक है। ए इज अ करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, असरसर रीजन का क्वेश्चन आ गया। रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक डू नॉट इंड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स, सही लाइन है ये। द ह्यूमन बॉडी डज नॉट रिकॉग्नाइज देम एज अ फॉरेन एलिमेंट, दोनों सही है, दोनों के दोनों सही हैं, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो हमारे पास हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, मैच, ठीक है। देखिए, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, जीन थेरेपी, ठीक है, जीन थेरेपी, एफर्ट टू रिप्लेस नॉन फंक्शनल जीन, बिल्कुल सही है। ह्यूमलिन, ह्यूमलिन क्या होगा, किसमें काम किया हमने, डायबिटीज में काम किया। प्रोब क्या हो गया, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और अन्य टैग्ड विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एलाइसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट एसे, फिर से हम बात करें, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट एसे, ठीक है, ये आपको याद रख लेना। नेक्स्ट चीज, ये तो हमने कर ही दिया, इसका यहां पे होगा, तो अब देखो, ए का फर्स्ट, बी का 4, सी का सेकंड और डी का थर्ड, तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो गया, ठीक है। थोड़ा तेजी से चलते हैं ताकि चीजों को बहुत जल्दी हम क्या करें, इसको खत्म कर सकें। समय की जो सीमा है वो आप पर भी निर्धारित होती है और हम पर भी होती है। तो चलो, द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जीईएसी, बेटा ध्यान सुनो, जीईएसी आपको याद रख लेना, जीईएसी का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, एक क्वेश्चन यहां से फ्रेम होगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, फिर से बोलेंगे क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी क्या करती है, टू परमिट द यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म एंड दियर प्रोडक्ट फॉर कमर्शियल एप्लीकेशन, ये सही है। टू अडॉप्ट टू प्रोसीजर्स फॉर रिस्ट्रिक्शन प्रोडक्शन एंड एप्लीकेबल ऑफ जीएम ऑर्गेनिजम्स, ये भी सही है। अप्रूवल टू कंडक्ट लार्ज स्केल ऑफ फील्ड ट्रेल्स एंड रिलीज ऑफ ट्रांसजेनिक क्रॉप्स इन द एनवायरमेंट, ये भी सही है। तो हमारे पास तीनों सही हैं। तो ये देखो, अब ऐसा क्या है कि मान लो बहुत सारी एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, कुछ भी रिसर्च कर ले रही हैं, किसी भी जानवर को उठा के इसका जीनोम इसको जीनोम मिला के कुछ नया बना सकती हैं। तो इसके लिए क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी है कि आप कुछ ही सिलेक्टिबल चीजों पर रिसर्च कर सकते हो, सिलेक्टिबल चीजों को बायोटेक्नोलॉजी में यूज कर सकते हो, ठीक है, ये ध्यान रख लेना है। चलो नेक्स्ट, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस इज पॉपुलर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग because in the bacterium is associated with the stem of cereals and pulses of crops, ठीक है, गलत है ये। Using agrobacterium as a vector, genes can be transferred into biotechnological technique, बिल्कुल सही लाइन है। तो ए गलत है और क्या है, रीजन ट्रू है, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट, मिलान है, रोजी ट्रांसजेनिक काऊ है, बेटा ध्यान सुनो, रोजी क्या है, ट्रांसजेनिक काऊ।
ठीक है, ट्रांसजेनिक काउ। इसमें होता है अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन, ठीक है। इम्फाइसीमा को में ट्रीटमेंट किसे करते हैं, अल्फा 1 एंटीट्रेप्सिन, ठीक है। इम्फाइसीमा में जो एल्वुलाई की वॉल है वो हार्ड हो जाती है, सरफेस एरिया जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है, तो एक्सचेंज में दिक्कत आती है। और वैक्सीन्स जो होता है वो ट्रांसजेनिक माइस, ठीक है। तो आपका होगा ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड, ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड, तो हमारे पास ऑप्शन हो गया बी। चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। Assertion A. In 1983, Eli Lilly, an American company, prepared two DNA sequence, those corresponding A chain and B chain of human insulin, and introduced in the plasmid of E. coli to produce the insulin chain through recombinant DNA technology. ये दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। मैं समझाता हूं आपको कैसे। देखो होता क्या है, ह्यूमन इंसुलिन जो होता है वो दो ए और बी चेन से मिलकर बना होता है, मतलब 51 अमीनो एसिड के, एक 20 और एक 30 अमीनो एसिड की दो चेन होती है। दोनों चेन को आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ा जाता है। जो इंसुलिन होता है वो प्रो इंसुलिन के फॉर्म में होता है, जो उसमें एक एक्स्ट्रा सी पेप्टाइड चेन होती है। अगर हम सी पेप्टाइड चेन को बाहर निकाल दें तो क्या हो जाता है, प्रो इंसुलिन इंसुलिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो साइंटिस्टों के सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि जो बैक्टीरिया हमारे इंसुलिन बना रहा था वो क्या बना रहा था, प्रो इंसुलिन बना रहा था। और हमें क्या चाहिए, इंसुलिन चाहिए एक्टिव फॉर्म में। ये कैपेबिलिटी हमारे बॉडी के अंदर है। तो हमने क्या किया, अलग अलग बैक्टीरिया के ग्रुप से, एक से ए चेन बनवा ली, एक से बी चेन बनवा ली, बाद में हमने क्या कर दिया, उसको जोड़ दिया डाइसल्फाइड बॉन्ड से और हमने इंसुलिन बना लिया, ठीक है। ट्रांसपोशंस कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग, अब आपको सीधे याद रखना है, जीन साइलेंसिंग, जीन साइलेंसिंग, ठीक है। ट्रांसपोशन किसमें यूज करते हैं, जीन साइलेंसिंग में। आगे चलते हैं। इन जीन थेरेपी एडेनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी पेशेंट रिक्वायर्ड द पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियरिंग लिम्फोसाइट बिकॉज, अब आपको मैंने बताया था कि क्यों, क्योंकि जो हमारे लिम्फोसाइट सेल हैं वो इमॉर्टल नहीं है। एक पर्टिकुलर टाइप अगर हम मॉडिफाइड करके डाल भी दे बॉडी के अंदर तो कुछ दिनों में वो खत्म हो जाएंगे। जब मर जाएंगे फिर से एडीए की कमी हो जाएगी, है ना, फिर से जो है एडीए तो कमी पहले से ही है। तो अब हम लिम्फोसाइट को वो मैच्योर नहीं कर पा रहे हैं, तो जब हम क्या करें, ऐसे लिम्फोसाइट को अगर इंट्रोड्यूस कर भी दें तो कुछ दिन बाद मर जाएंगे। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से वही चीज प्रोसेस को लगातार करना पड़ेगा। तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट आर नॉट इमॉर्टल, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, इंसुलिन मैं आपको समझाता हूं, दो तीन टॉपिक ऐसे हैं, एक इंसुलिन, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, ठीक है, और ऐसे ही समझ लो मलेरिया। तो ऐसे जो टॉपिक्स है ना, इनसे क्वेश्चन आने की जो टेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा है। इंसुलिन से तो लगभग हर साल आपसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। नहीं हो रहा तो उसके स्टेटमेंट में कोई ना कोई स्टेटमेंट दिया गया होगा, ठीक है। स्टेटमेंट रिलेटेड टू ह्यूमन इंसुलिन आर गिवन बिलो, विच स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। जेनेटिक इंजीनियर इंसुलिन के लिए बात कर रहा है, नॉर्मल इंसुलिन के लिए बात नहीं कर रहा है। प्रो हार्मोन्स इंसुलिन कंटेन एक्स्ट्रा स्टेज ऑफ सी पेप्टाइड, मतलब देखो ये लाइन सही है लेकिन GII के लिए नहीं सही है, जेनेटिक इंजीनियरिंग इंसुलिन के लिए नहीं सही है, ठीक है। नॉर्मल सही है। ए एंड बी पेप्टाइड चेन इंसुलिन वर प्रोड्यूस सेपरेटली इन इनकोलाई एक्साइटेड बाय कंबाइंड बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड बिटवीन देम, ये सही है इनके लिए। इंसुलिन यूज्ड फॉर ट्रीटिंग डायबिटीज वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कैटल एंड पिग, ये भी गलत है। किसके रेफरेंस में है, जेनेटिक इंजीनियर इंसुलिन। देखो लाइन सही है लेकिन उसका रेफरेंस क्या है कि हमें जेनेटिकली इंजीनियर जो इंसुलिन है जो हमने बनाया, इली लिली ने जो बनाया उसके रिगार्डिंग चाहिए। तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन सही निकल गया। अगला देखते हैं, प्रो हार्मोन इंसुलिन नीड्स टू बी प्रोसीड फ्रॉम द कन्वर्टिंग इनटू मैच्योर एंड फंक्शनिंग हार्मोन, सम पेशेंट डेवलप एलर्जी। दो लाइन सही है लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए केवल और केवल हमारा दूसरा सही है, तो ओनली टू, ये दिस इज अ राइट आंसर। ऐसा क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखना। चलो नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर। पीसीआर का एप्लीकेशन क्या नहीं है, अब बात मुझे बताओ। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कर सकते हैं, कर सकते हैं। जीन में एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं, कर सकते हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन बिल्कुल नहीं कर सकते, ये गलत है, सॉरी, ठीक है, ये गलत। और डिटेक्शन ऑफ जीन म्यूटेशन सही है। तो हमारा जो सी ऑप्शन है ये क्या है, गलत है। 3 स्टेप है पीसीआर में, डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन। कौन सा एंजाइम इस्तेमाल करते हैं, टैग पॉलीमरेज। कहां से ऑब्टेन करते हैं,
थर्मस इक्वेटिकस बैक्टीरिया एक ऐसा एंजाइम जो हाई टेम्परेचर पर भी स्टेबल होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं, मैच द ऑर्गेनिजम्स विथ इट्स यूज इन। चलो देखो क्या है, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, अब मुझे बताया ना बीटी कॉटन, है ना। अब आप मुझे बताओ किस चीज के लिए, प्रोटीन के लिए, क्राई प्रोटीन, क्राई 1AB, क्राई 2A, है ना, क्राई 1AC। थर्मस इक्वेटिकस, थर्मस इक्वेटिकस किस में इस्तेमाल करते हैं आप मुझे बताओ, थर्मस इक्वेटिकस, ठीक है, थर्मस इक्वेटिकस बैक्टीरिया पीसीआर में इस्तेमाल करते हैं। तो अब मुझे बताओ किसके लिए, डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, आगे देखो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, हम एक तरीके के इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, क्लोनिंग वेक्टर के लिए। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट आरडीएनए मॉलिक्यूल। तो अब मुझे बता दो कौन सा सही हो गया, ए का हो गया हमारे पास 4, बी का हो गया 3rd, सी का हो गया 2nd, ठीक है, नहीं डी का 2nd और सी का 1st। तो ए का 4, बी का 3rd, ए का 4, बी का 3rd, तो हमारे पास हो गए सी ऑप्शन। ठीक है, चलो बढ़िया, नेक्स्ट, which one of the following statement is not correct, genetically engineered insulin is produced in E. coli, in main insulin is synthesized as the proinsulin, proinsulin has extra peptide called C peptide, सही है, the functional insulin has A and B chain linked together by hydrogen bond, भैया हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, यहां पे होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, तो ये गलत हो गया, तो ये है हमारा। एक चीज और समझ लो, इंसुलिन के दो जो चेन होती है उनको जोड़ने के लिए क्या होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। आपने एंटीबॉडी पढ़ी होगी, एंटीबॉडी के अंदर भी क्या होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। आपने प्रोटीन का टर्सरी या क्वाटनरी स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, टर्सरी स्ट्रक्चर, वहां पर भी डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। तो चलो आगे चलते हैं। What is trigger activation of protoxin to active BT toxin of Bacillus thuringiensis in bollworm? तो आपको मैंने बताया था alkaline pH of gut of insect, तो ये आप याद रख लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट, a new variety of rice was patented by foreign company, through such variety have been present in India for a long time, this is related to basmati। देखो होता क्या है कि भारत एक ऐसा देश है जहां पे चावल की बहुत सारी वेराइटीज होती हैं, बहुत सारी वेराइटीज उगाई जाती हैं। तो अमेरिका वालों ने क्या किया, हमारी एक वेराइटी ले गए बासमती, उसको किसी से क्रॉस करा के एक नई वेराइटी बना ली और उस पर पेटेंट ले लिया, भैया ये हमने खुद ने बनाई है। ठीक है, बाद में भारत को पता चला भैया ये तो भारत से चुराई गई वेराइटीज है, क्योंकि एक तरीके के चुट्टे लोग हैं। नीम पर जाके उन्होंने पेटेंट कर लिया, हल्दी पे जाके पेटेंट करा लिया। तो होता क्या है, हल्दी का हम भारत को कई साक्ष्य देने पड़े, कैसे देने पड़े, बताया गया भाई कि भारत में सदियों से हमारे पूर्वज के पूर्वज जो थे, है ना, हल्दी का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने बताया कि हल्दी इन्फ्लेमेशन को कम करती है। तो हमारे यहाँ जब कोई पेड़ से गिर जाता था तो हल्दी और तेल की मालिश की जाती थी, या कोई मान लो मारपीट हो रही तब भी हल्दी तेल की मालिश की जाती है। तो ये चीज हमें पहले से पता थी, लेकिन अब हमने पेटेंट नहीं कराया था, क्योंकि पेटेंट का ज्ञान जो है भारत को बहुत ज्यादा नहीं था तब। तो ऐसे केसेस में क्या हुआ कि अमेरिका वालों ने बोला कि हल्दी इन्फ्लेमेशन को कम करती है। इन्फ्लेमेशन मतलब होता है रेडनेस हो रही, स्वेलिंग हो रही, इरिटेशन हो रहा है, कोई पेन हो रहा है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हल्दी पर पेटेंट ले लिया, फिर हमने केस लड़ा उस पर बहुत सारी चीजें। तो बाद में हमें पता चला कि कोई चीज अगर हमारी खुद की ऑथेंटिक है तो उसको पेटेंट कराना भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं। द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस इज लाइन ऑन इट्स इनसाइड। दो चीज होता है बेटा, एक होता है स्पर्मेटोगोनिया और सेल ऑफ सर्टोली, तो हमारे पास डी ऑप्शन है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। चलो नेक्स्ट, चूज द पेयर विच इज इनकरेक्ट। मैं पहले आपको कुछ समझाना चाहता हूं, सपोज दैट मैं आपको समझाता हूं, एक कॉन्सेप्ट है यहां पे। हमने टेस्टिस को काट दिया, ठीक है, टेस्टिस को कवर करने वाली जो लाइन है उसे हमने बोला ट्यूनिका अल्बुजिनिया। ठीक है, अंदर की तरफ कई कंपार्टमेंट बन जाते हैं। ठीक है, हम इन्हें बोल देते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इन कंपार्टमेंट को बोलते हैं टेस्टिकुलर
लोब्यूल्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। मैं एक रफली बना दे रहा हूं एक एक, हमने इसे बोल दिया सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को अगर मैं बाहर लेके आऊं, ये लो, ठीक है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर दो टाइप की सेल्स होती हैं। एक सेल को बोलते हैं मेल जर्म सेल, एक सेल को बोलते हैं सर्टोली सेल। ऐसे समझो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर की तरफ जो स्पेस होता है, ठीक है, इन स्पेस को हम बोल देते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। समझाने के लिए बेटा, इंटरस्टिशियल स्पेस, और इंटरस्टिशियल स्पेस में कुछ सेल्स होती हैं, इन सेल्स को बोलते हैं लेडिक सेल, ठीक है। अब ध्यान सुनो, टेस्टिस को सराउंड करने वाली लेयर को ट्यूनिका अल्बुजिनिया, टेस्टिस के अंदर कई कंपार्टमेंट होते हैं, लगभग 200 से 250 कंपार्टमेंट होते हैं, इन्हें बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। फिर से बोलते हैं, टेस्टिस के अंदर 200 से 250 कंपार्टमेंट होते हैं, इसे बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। हर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर दो टाइप की सेल्स होती है, एक मेल जर्म सेल और एक सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल जो होती है स्पर्म बनाती, सर्टोली सेल उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है और उसके अंदर ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाती है। दूसरा, एबीपी रिलीज करते हैं, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एमआईएस रिलीज करते हैं और इनहिबिन हार्मोन्स रिलीज करते हैं। ये चीज याद रख लेना, 5 काम फिर से, एमआईएस रिलीज करते हैं, इनहिबिन हार्मोन्स रिलीज करते हैं, एबीपी सिक्रीट करते हैं, ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाते हैं और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं और जो एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म होता है उसको इनगल्फ करते हैं। दूसरा चीज, मेल से क्या बनता है, स्पर्म बनता है। बाहर की तरफ इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, उस स्पेस में सेल्स होती है, उसे लेडिक सेल कहते हैं या इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं। इंटरस्टिशियल सेल, लेडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं। यह सेल रिलीज करती है टेस्टोस्टेरॉन। तो अब आपसे एक क्वेश्चन सीधे पूछ लिया जाएगा, टेस्टोस्टेरॉन किससे रिलीज होता है, इंटरस्टिशियल सेल से रिलीज होता है, ठीक है। चलो बढ़िया, अब हम बात करते हैं आगे। चलो, चूज द पेयर विच इज इनकरेक्ट। लेडिक सेल सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन्स, बिल्कुल सही है। वासा इफ्रेंसिया एंड एपिडिडाइमिस एक्सेसरी डक्ट होती हैं। वास डिफरेंस लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। इजेकुलेटरी डक्ट क्या होती है, वासा इफ्रेंसिया एंड सेमिनल वेसिकल्स। अब देखो यहां पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, मैं समझाता हूं। देखो, सबसे पहले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस से वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया से इपिडिडाइमिस, इपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस, वास डिफरेंस से इजेकुलेटरी डक्ट, इजेकुलेटरी डक्ट से यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से यूरेथ्रल मीटस, यूरेथ्रल मीटस या आउटसाइड ऑफ द पेनिस, ठीक है। अब होता क्या, अब ध्यान से सुनो, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रेटिटेस्टिस। अब बोला गया भैया देखो, वासा इफ्रेंसिया एंड इपिडिडाइमिस, वासा इफ्रेंसिया और इपिडिडाइमिस एक्सेसरी डक्ट है स्पर्म के लिए, ठीक है। वास डिफरेंस, तो वास डिफरेंस जो है यही निकल करके मतलब टेस्टिस से बाहर जाती है और एब्डोमेन में जाती है, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर के पास जा रही, सही है। एजिकुलेटरी डक्ट, वासा इफ्रेंसिया एंड सेमिनल वेसिकल्स। अब मेरी बात सुनो, वासा डिफरेंस जो होता है, वास डिफरेंस जो होता है, यहां पे आपको ध्यान रखना है, सेमिनल वेसिकल से एक सिक्रीशन जाता है, जहां जुड़ती हैं वो चीज हो जाती है इजेकुलेटरी डक्ट। जहां ये जुड़ी, सेमिनल वेसिकल्स की डक्ट जहां जुड़ी वो हो जाती है इजेकुलेटरी डक्ट। तो अब मुझे बताओ, वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल इजेकुलेटरी डक्ट बना रहे हैं, तो यहां क्या लिखा है, वासा इफ्रेंसिया, तो ये तो गलत हो गया, तो यही हमारा गलत है। समझ गए, चलो बढ़िया। ये देखो क्या है, ट्रोफोब्लास्ट सेल, क्लीवेज, इनर सेल मास, इंप्लांटेशन। तो अब मुझे बताओ, इंप्लांटेशन समझते हो क्या है, इम्बिडिंग ऑफ, सॉरी, इम्बिडिंग ऑफ, जो तुम्हें आता है पहले,
ब्लास्टोसिस्ट इन द इंडोमेट्रियम, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्लीवेज जानते होगे, माइटोटिक डिवीजन ऑफ जाइगोट। अब देखो इसी दोनों सही हो जाएगा, बी का 4 डी का फर्स्ट, बी का 4 डी का फर्स्ट। देखो बी का 4 तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो यहां भी बी का 4 है फर्स्ट और डी का फर्स्ट है, यहां भी बी का 4 डी का फर्स्ट है। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, चलो और देखते हैं। इनर सेल मास, ठीक है, और देखो क्या है, ग्रुप ऑफ सेल विच डिफरेंशिएट इनटू एम्ब्रियो, और ट्रोफोब्लास्ट क्या होता है, आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट अटैच टू एंडोमेट्रियम। तो ये चीज हो गई, तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ए का थर्ड। अब जहां ए का थर्ड आ जाए वही सही होगा, बी। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। अब मैं आपको समझा देता हूं एक बार, इसको सुनो ध्यान से। क्या होता है कि जब क्या होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट में क्लीवेज डिवीजन होता है, मोरूला, ब्लास्टुला, गैस्टुला बनते हैं। ठीक है, जब ये सेल अरेंज होती रहती हैं तो इन्हें हम क्या देते हैं, ब्लास्टोमियर्स। तो ब्लास्टोमियर जो सेल बन रही होती है तो उनमें कुछ सेल क्या होती है, किनारे किनारे लग जाती है, ट्रोफोब्लास्ट सेल। कुछ सेल अलग होकर गुच्छा बना लेती हैं, जिन्हें हम बोल देते हैं क्या, इनर सेल मास। इनर सेल मास फ्यूचर एम्ब्रियो है। ट्रोफोब्लास्ट सेल्स क्या होती हैं, वो जाके इम्बेडेड होती है। ठीक है, तो इनर सेल मास में पहले बाइलैमिनार 2 लेयर बनती है, फिर 3 लेयर बनती है, जिसे हम बोल देते हैं गैस्ट्रुला, एक्टोडम, मीजोडम, एंडोडम। ठीक है, अब ये याद रख लेना। चलो नेक्स्ट, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल इज जनरली प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ द हेल्दी ह्यूमन फीमेल अराउंड। अगर मैं बोलूं मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल कब बनेंगी, तो ये बनेगी 11 से 17 मेंस्ट्रुअल साइकिल में। हालांकि 14वें दिन ओव्यूलेशन हो जाता है, तो एक एवरेज लिया गया है, ये ध्यान रख लेना हमेशा। ठीक है, होता ऐसा है कि सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, फिर मैच्योर हो गई ग्राफियन फॉलिकल, फिर एलएच सर्ज होगा तो ओव्यूलेशन हो जाएगा। ठीक है, चलो धनिया। नेक्स्ट, सून आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास डिफरेंशिएट इनटू आउटर, मिडिल एंड इनर। तो सीधी बात है, एक्टोडम, मीजोडम, एंडोडम। कहां है, एक्टोडम, मीजोडम, एंडोडम। ठीक है, आउटर एक्टोडम, मिडिल मीजोडम, इनर एंडोडम। ठीक है, चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स प्रेजेंट इन द मैमेलियन टेस्टिस फॉर्म द स्पर्म। स्पर्म बनाने की जिम्मेदारी किसके पास है, आपको पता है, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट, चूज द इनकरेक्ट पेयर। एक्रोसोम एंजाइम फील्ड कैप स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म हेड। अब मेरी बात सुन लो, जो एक्रोसोम है, स्पर्म के हेड पर कैप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। सपोज दैट ये स्पर्म है, इसके हेड पर जो कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे हम एक्रोसोम कहते हैं। इसमें एंजाइम फील्ड होते हैं, क्या भरे होते हैं, एंजाइम। कौन कौन से एंजाइम है, याद कर लो, हायाल्यूरोनिडेज, एसिड फॉस्फेटेज और ट्रिप्सिन लाइक प्रोटीएजेस। ठीक है, ये एंजाइम, अब एक्रोसोम बनता किससे है, फॉर्म बाय गोल्जी बॉडी। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, चलो आगे, मिडिल पीस पॉजेज न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल सही है। ठीक है, स्पर्म टेल फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। सीमेन कंटेन ओनली स्पर्म, तो सीमेन में स्पर्म प्लस ऑल 3 ग्लैंड सिक्रीशन। अब आपको लगे हां तो याद भी करा देता हूं, 3 ग्लैंड कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या काउपर्स ग्लैंड। ये अनपेयर्ड है, याद करो साथ साथ, और बाकी दोनों कैसी हैं, पेयर्ड है। यहां से क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा। तो 3 ग्लैंड्स होती हैं, एक होता है आपका सेमिनल वेसिकल, एक होता है प्रोस्टेट और एक होता है बल्बो यूरेथ्रल। प्रोस्टेट अनपेयर्ड है, दोनों कैसी हैं, पेयर्ड है। फीमेल में बर्थोली ग्लैंड होता है, वो भी पेयर होती है। तो 4 ग्लैंड हो गई टोटल, जिनमें से प्रोस्टेट अनपेयर्ड है, बाकी तीनों कैसी हैं, पेयर्ड है। तो फीमेल में बर्थोलिन ग्लैंड, मेल में बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या काउपर्स ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। तो हमारा 4th सही हो जाएगा।
और सीमेन का पीएच होता है 7.5, ये भी याद रख लेना आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कंसीडर द फिगर गिवन बिलो एंड सिलेक्ट द ऑप्शन ऑफ करेक्टली आइडेंटिफाइड एंड पार्ट लेवल एज सी डी एफ। सी और डी और एफ, देखो बेटा ये हो गया टर्सरी फॉलिकल, ये हो गया टर्सरी फॉलिकल, ये हो गया डी हो गया मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल। अब ओव्यूलेशन हो गया, सेकेंडरी oocyte निकल गया, ओबम निकल गया। ओबम ना लिख करके क्या लिखेंगे, सेकेंडरी oocyte, दोनों लिख सकते हैं, एनसीईआरटी ओबम लिखती है। तो अब देखो सीडीएफ क्या क्या हो गया, टर्सरी फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल और कार्पस ल्यूटियम है। प्राइमरी फॉलिकल ये तो है ही नहीं, सेकेंडरी है ही नहीं, टर्सरी टर्सरी है, प्राइमरी होगा ही नहीं, तो ये कार्पस ल्यूटियम नहीं होगा, यहां होगा ओवम, ठीक है। ये क्वेश्चन ही गलत है बेटा, ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अ वीमेन इज हैविंग नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस she is not menstruating, which one of the following is most likely to be root cause। देखो एक फीमेल है, उसके अंदर नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, बट कुछ रीजन की वजह से उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चल रही है। उसका रूट क्या है, उसका रूट कॉज क्या है? तो उसका पहला कारण है कि वो क्या हो गया है कि फर्टिलाइजेशन हो गया, ओवम फर्टिलाइज हो गया, प्रेगनेंसी हो गई है। तो मेंटेनेंस ऑफ हाइपरट्रॉफिकल इंडोमेट्रियल लाइनिंग, ये भी गलत है। मेंटेनेंस ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन इन द ब्लड स्ट्रीम, ये भी गलत है। रिग्रेशन ऑफ वेल डेवलप कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम अगर रिग्रेट हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन कम हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन अगर कम होगा तो जो इंडोमेट्रियम है वो टूटकर बाहर निकल जाएगी, तो मतलब क्या हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाएगी, मतलब मेंस्ट्रुएशन होने लगेगा। तो फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, दैट इज द राइट आंसर, दैट इज द राइट आंसर, ठीक है। अब एक चीज मेरी बात समझो, यही एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बसा लो कि प्रोजेस्टेरॉन को हम कहते हैं एक तरीके का प्रेगनेंसी हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरॉन को क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन्स और एंटी एबॉर्शन हार्मोन्स। तो मैं आपको इसको लिखा ही देता हूं, ध्यान सुनो, प्रोजेस्टेरॉन secreted by corpus luteum and placenta, ठीक है। और क्या कहते हैं इसको, ऑल्सो कॉल्ड प्रेगनेंसी हार्मोन एंड एंटी अबॉर्शन हार्मोन्स। प्रेगनेंसी हार्मोन्स एज वेल एज एंटी अबॉर्शन हार्मोन्स। अब मैं समझाता हूं, ध्यान सुनो। अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, ध्यान सुनो, अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसकी बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन जो है वो ज्यादा होता है, मतलब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई है इन ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, इंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखा रहता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखा रहता है, इसलिए इसे प्रेगनेंसी हार्मोन्स कहते हैं। चूंकि ये एबॉर्शन को रोकता है इसलिए इसे एंटी एबॉर्शन हार्मोन्स कहते हैं। अब देखो बहुत सारे लोग एबॉर्शन करने के लिए पिल्स खाते हैं ना, तो उस पिल्स में क्या होता है, वो ऐसी पिल्स होती है जो क्या करती है, प्रोजेस्टेरॉन के सिक्रीशन को कम कर देती है। सॉरी, प्रोजेस्टेरॉन के सिक्रीशन को जब कम कर देगी या प्रोजेस्टेरॉन के रिसेप्टर को डिस्ट्रॉय कर देगी, प्रोजेस्टेरॉन अपने रिसेप्टर से जुड़ नहीं पाएगा, तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ऑटोमेटिकली ऐसे लगेगा बॉडी को कम हो गया। जैसे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हुआ ना, इंडोमेट्रियम टूटने लगेगी, इंडोमेट्रियम क्या होगी, टूटने लगेगी, और इंडोमेट्रियम टूटकर बाहर आ जाएगी। तो जो इम्ब्रियो, जो आपका जाइगोट है, इंप्लांट हुआ है, वो ब्लड के साथ बाहर आ जाएगा। लेकिन जब प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर से कम रहेगी तब, मतलब 1 महीने की है, 1.5 महीने की है, 4 हफ्ते की है, 3 हफ्ते की है, ठीक है, ये क्या होगा, दवा खा के एबॉर्शन हो जाता है। प्रोजेस्टेरॉन बॉडी में नहीं रहा तो इंडोमेट्रियम नहीं बनेगी, ऐसे समझ लो, समझ गए। प्रोजेस्टेरॉन नहीं रहा तो इंडोमेट्रियम नहीं रहेगी। अब जैसे मैं बोलूं कि ब्लीडिंग फेज आता है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 फेज होते हैं, ब्लीडिंग फेज,
फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज और पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। तो जो ब्लीडिंग फेज होता है उसमें प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्लाइन हो जाता है, कम हो जाता है। कम होने की वजह से एंडोमेट्रियम टूट के बाहर आ जाती है। ब्लीडिंग फेज आ गया खत्म। फिर से अब क्या होगा, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स निकलेगा, एफएसएच निकलेगा, फॉलिकल को मैच्योर करेगा, मैच्योर कर दिया तो एस्ट्रोजन निकला, एस्ट्रोजन ने इनिशियल प्रिपरेशन किया एंडोमेट्रियम का। फिर उसके बाद क्या होगा, ध्यान सुनो, क्या होगा कि एलएच निकलेगा, ओव्यूल्यूशन होगा, कार्पस ल्यूटियम बनेगा, कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन निकलेगा और एंडोमेट्रियम थिक हो गई, बन गई, है ना, ग्लैंडुलर हो गई। तो अब क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन ने एंडोमेट्रियम को मैच्योर कर दिया, है ना, उसको थिकन कर दिया, तो जिसकी वजह से इंप्लांटेशन हुआ और इंप्लांटेशन हो गया प्लेसेंटा बना। प्लेसेंटा बनने के बाद आपको पता है कि एससीजी निकलने लगता है जो कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन लगातार निकलता रहता है और प्रेगनेंसी बनी रहती है। यही पूरा एक सीक्वेंस है, इसी को आपको दिमाग में रखना है। तो प्रोजेस्टेरॉन एक प्रेगनेंसी हार्मोन्स है और एक मिल्क सिक्रीशन हार्मोन्स भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो आप याद कर सकते हो, ठीक है, ये याद रख लेना। चलो नेक्स्ट, choose the correct option for the correct sequence of secretion of hormones from beginning to menstrual cycle to its end। अब मैं आपको बताता हूं, देखो सबसे पहला एफएसएच। एफएसएच फॉलिकल को मैच्योर करेगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, आपको पता है कि थीका इंटरना बन जाती है, तो एस्ट्रोजन निकलेगा। जब इन दोनों का लेवल चरम सीमा पर होगा तो एलएस सर्ज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ओव्यूल्यूशन हो गया तो क्या निकल गया, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तब आपको ये याद रख लेना कि यही सीक्वेंस है, ठीक है। तो अब मुझे बता दो क्या हो जाएगा, एफएसएच, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, तो ये हमारे पास तीन ही है, तो तीन हार्मोन्स को ले रहे हैं तो तीन देखेंगे, ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, ट्रोफोब्लास्ट सेल, ब्लास्टोसिस दो फॉर्म में बटेगा बेटा, एक ट्रोफोब्लास्ट सेल, इनर सेल मास। अरे समझो, देखो मैं समझाता हूं, मान लो एक जाइगोट है, जाइगोट में क्लीवेज हुआ, बहुत सारी सेल्स बनने लग गई, हमने बोला इन्हें ब्लास्टोमियर, ठीक है। अब इन सेल ने अपने आप को, मोरूला ब्लास्टुला नहीं बता रहा हूं, इन सेल ने अपने आप को रीअरेंज किया, कुछ सेल किनारे पर रीअरेंज हो गई, जो किनारे पर रीअरेंज हो गई इन्हें हमने बोला ट्रोफोब्लास्ट, जो एक जगह पे इकट्ठा हो गई कुछ सेल्स, हमने उन्हें बोल दिया इनर सेल मास। अब इनर सेल मास फ्यूचर इम्ब्रियो है, और ट्रोफोब्लास्ट जो होगी वो एक्स्ट्रा इम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाएगी, एमनियन, कोरियन, एलन ट्वाइस, यॉक सैक, एमनियन, कोरियन, एलन ट्वाइस। अब देखो ये थोड़ा सा बाहर है बेटा, और यॉक सैक, ठीक है। तो एमनियन याद कर लो, एमनियन जो होता है उसके अंदर जो फ्लूइड होता है एमनियोटिक फ्लूइड होता है, वो क्वेश्चन आएगा। तो अब बताओ इसका ऑप्शन समझ में आ गया आपको, ऑप्शन क्या हो गया, एक हो गया ट्रोफोब्लास्ट, इनर सेल मास। नेक्स्ट, असर्शन, क्लीवेज इज डिफरेंट फ्रॉम मियोटिक और माइटोटिक डिवीजन, सही है। क्लीवेज इन्वॉल्व ओनली मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्मॉल न्यूक्लिएटेड सेल कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स, बिल्कुल सही है, दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। ओगोनियार फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ, ये गलत है बेटा, बिल्कुल गलत है। ऊजेनेसिस जो स्टार्ट हो जाती है, मतलब एम्ब्रियोनिक लाइफ में स्टार्ट हो जाती है बिफोर बर्थ, ठीक है। ऊजेनेसिस इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, सही है। नो मोर गैमीट मदर सेल आर फॉर्म्ड इन फीमेल आफ्टर, नो मोर गैमीट मदर सेल, ठीक है, ये सही है। ऑल ऑफ द अबव, तो हमारा कौन सा गलत हो जाएगा, ठीक है, इनकरेक्ट ढूंढना है तो हमारा फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट, select the correct option describing gonadotropin activity normal pregnant female for the following statement, ठीक है। देखो समझो, पहले इसको मैं समझाता हूं। जैसे ही प्यूबर्टी आएगी, मान लो मैं आपको बता दिया, सबसे पहले हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से निकला GnRH,
ये काम किया किस पर? एंटीरियर पिट्यूटरी पर। ध्यान से सुनते जाओ। एंटीरियर पिट्यूटरी से निकाला एफएसएच। एफएसएच ने क्या किया? फॉलिकल मैच्योर किया। फॉलिकल मैच्योर हो गई मतलब प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल। ठीक है, अब ग्रेफियन फॉलिकल से क्या निकला? एलएच। एलएच ने क्या करा दिया? ओव्यूल्यूशन। ओव्यूल्यूशन हुआ तो दो चीज बना, एक ओवम और एक बना कार्पस ल्यूटियम। और कार्पस ल्यूटियम ने सिक्रीट क्या कर दिया? प्रोजेस्टेरॉन। तब आपसे सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, कार्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट करता है? प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन को मैंने बता ही दिया आपको, कार्पस ल्यूटियम जब डीजनरेट हो जाता है तो इसे कॉर्पस एल्बिकेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्पस एल्बिकेंस। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है। अब ध्यान सुनो कि ये तो हो ही गया। यहां से हाई लेवल ऑफ एफएसएच एंड एलएच स्टिमुलेट द थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। बताओ, थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम एफएसएच और एलएच करते हैं क्या? नहीं। हाई लेवल ऑफ एफएसएच एलएच फैसिलिटेट द इंप्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो, ये भी गलत है। हाई लेवल ऑफ एचसीजी स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। हाई लेवल ऑफ एचसीजी स्टिमुलेट द थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। अब मेरी बात सुनो, एचसीजी ही क्या करता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के सिक्रीशन को बढ़ाने में मदद करता है। मैं एक कॉन्सेप्ट आपको यहां बता दूं, देखो ध्यान सुनो। होता क्या है कि कॉर्पस ल्यूटियम बना, प्रोजेस्टेरॉन निकल रहा है। ये कब होगा? जब तक कार्पस ल्यूटियम जिंदा है। अगर प्लांटेशन हुआ, इम्प्लांटेशन हुआ, तो इम्प्लांटेशन के बाद मैं आपको बताता हूं प्लेसेंटा बन जाता है। ध्यान सुनो, क्या बन जाता है? प्लेसेंटा। ठीक है, और प्लेसेंटा से पहले ही बात करो, प्लेसेंटा नहीं बना होता है तो जो उनकी लेयर्स होती है वहां से निकलता है एससीजी। ठीक है, तो प्लेसेंटा और उनकी लेयर से एससीजी निकल रहा है, और ये एससीजी क्या करेगा? एससीजी जो है वो कार्पस ल्यूटियम को क्या करेगा? मेंटेन करेगा। मेंटेन करेगा तो क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन निकलता रहेगा और एंडोमेट्रियम की थिकनिंग बनी रहेगी। नहीं समझ में आया ना? ठीक है, चलो देखते हैं। फिर से मैं बताता हूं, जरूर ध्यान से। होता ऐसा है, आपको मैंने बताया कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट करता है? प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? थिकनेस एंड मेंटेन लिख सकते हैं, मेंटेन ऑफ एंडोमेट्रियम। ये तो समझ में आ गया, इसीलिए इसको प्रेगनेंसी हार्मोन्स बोला। अब हमारा सवाल है कि अभी शुरुआती प्रेगनेंसी में कार्पस ल्यूटियम से ही प्रोजेस्टेरॉन निकल रहा है, दूसरा कोई सोर्स नहीं है। अब हमें अगर प्रोजेस्टेरॉन को लगातार निकाल के रखना है ताकि एंडोमेट्रियम मेंटेन रहे, उसके लिए कार्पस ल्यूटियम का जिंदा रहना जरूरी है। अब जब क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। ध्यान सुनो, जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा? जाइगोट बनेगा। तो उनकी लेयर से, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, लेयर से है ना, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होती है, उनमें से कुछ सेल्स सिक्रीट करते हैं, उनकी लेयर से प्लस प्लेसेंटा से निकलता है एक हार्मोन एचसीजी। एचसीजी सिक्रीट होता है। ये एचसीजी क्या करेगा? मेंटेन द कार्पस ल्यूटियम फॉर कंटिन्यूअस सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। तो अब यहां ध्यान देने वाली बात है, जो एचसीजी है, एचसीजी को बोलते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। टिप एनसीईआरटी की लाइन चल रहे हैं। अब देखो, कभी कभी क्या होता है, एक प्रेगनेंसी किट आती है। प्रेगनेंसी किट में क्या करते हैं? यूरिन की 2-3 ड्रॉप डालते हैं, पता करते हैं कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है। तो उस किट में यूरिन के अंदर क्या चेक करते हैं? चेक करते हैं
HCG हार्मोन्स का लेबल। अगर HCG है तो लाइंस आ जाती हैं, जिसकी लाइंस वजह से पता चलता है प्रेगनेंसी है। अच्छा, एक चीज समझो यहां से कि HCG कब निकलेगा? जब प्रेगनेंसी रहेगी, जब जाइगोट बनेगा, जब प्लेसेंटा बनेगा, मतलब प्रेगनेंसी है तभी HCG निकला। और HCG निकला तो यूरिन के साथ बाहर जा रहा है। जब यूरिन के साथ बाहर जाएगा तो किट के अंदर यूरिन के 2-3 ड्रॉप डालेंगे, उसकी प्रेजेंस की वजह से क्या होगा? लाइन बन जाएगी। लाइन बन जाएगी तो क्या पता चलेगा कि यहां पे प्रेगनेंसी है, नहीं बनेगी तो नहीं है। तो वो चीज यहां पे समझना है। तो प्रेगनेंसी को चेक करने के लिए HCG हार्मोन्स का यूज किया जाता है। इस तरीके के टेस्ट को ग्रेविडेक्स टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेविडेक्स टेस्ट। यहां लिख दे रहा हूं, चेक HCG, हम इसे बोलते हैं क्या? ग्रेविडेक्स टेस्ट। ठीक है, ग्रेविडेक्स टेस्ट। ठीक है, अब समझ में आ गया कार्पस ल्यूटियम को कौन मेंटेन कर रहा है? HCG कर रहा है। अब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। चलो यहां देखो, ओवेरियन हार्मोन प्रोजेस्टेरोन इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस लाइनिंग। सही है, बिल्कुल। एंडोमेट्रियम इज एसेंशियल फॉर इंप्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओमेन। दोनों सही है, दोनों की दोनों लाइन सही है। ठीक है, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहीं से हो गए पूरे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। रिलैक्सिन इज सिक्रेटेड बाय विच एंडोक्राइन ग्लैंड। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, रिलैक्सिन जो सिक्रीट होता है वो किससे होता है? ओवरी से होता है, कार्पस ल्यूटियम से सिक्रीट होता है। लेकिन अब ध्यान से सुनो, मैं आपको समझा दूं, रिलैक्सिन सिक्रीटेड बाई ओवरी इन लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, पहली चीज। दूसरी चीज, ऑल्सो सिक्रेटेड बाई प्लेसेंटा। बट ध्यान रखना है, एनसीईआरटी ने लाइन लिखी हुई है कि रिलैक्सिन इज सिक्रेटेड बाय ओवरी इन लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब जब पार्चुरेशन होगा तो जो प्यूबिक सिम्फाइसिस मसल्स होते हैं उसको रिलैक्स करने के लिए, ताकि बच्चा क्या हो? इजीली डिलीवर हो। तो रिलैक्सिन इज सिक्रेटेड बाय ओवरी, सीधे सीधे याद रखना है। बट ऑल्सो सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा। तो यहां पे दोनों ऑप्शन है, तो हम क्या टिक करेंगे? ओवरी टिक करेंगे। तो ऐसे ही जो थोड़े से आपका कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है उनको ध्यान में रखने के लिए, अब मैं अगर आपसे यही बताऊं, प्लेसेंटा से क्या क्या सिक्रीट होता है? प्लेसेंटा सिक्रीट्स, ठीक है, सबसे पहले एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, HCG और रिलैक्सिन। ये लिख लेना कहीं एनसीईआरटी में, 5 चीजें निकलती हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, HPL, HCG और रिलैक्सिन। ये ध्यान रख लेना है। ठीक है, अब देखो, एक क्वेश्चन आता है कि अगर एक प्रेगनेंसी है, 4 महीने की प्रेगनेंसी या 3 महीने की प्रेगनेंसी है, ठीक है, अगर हम उस दौरान दोनों ओवरी को कट करके बाहर निकाल दें तो प्रेगनेंसी बनी रहेगी या नहीं बनी रहेगी? तो जब लेटर स्टेज में 3 से 4 महीने की प्रेगनेंसी हो गई और उस दौरान अगर हम क्या करें कि दोनों ओवरी को काट के निकाल देंगे, तब भी प्रेगनेंसी बनी रहेगी। इसका कारण है कि जो नेसेसरी प्रोजेस्टेरॉन है नाउ सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा। ठीक है, क्योंकि ओवरी निकाल दोगे तो कार्पस ल्यूटियम निकल गया, कार्पस ल्यूटियम निकल गया तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल तो कम हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं। अब यहां पे सवाल उठता है कि प्लेसेंटा क्या करती है? नेसेसरी प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करती रहती है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सारी जिम्मेदारी प्लेसेंटा की है। ठीक है, चलो फटाफट करते हैं। करेक्ट सीक्वेंस क्या है तो आपको बता दिया, जाइगोट, क्लीवेज, मोरूला, ब्लास्टुला एंड गैस्ट्रुला, ये तो हो ही जाएगा। प्रोडक्शन ऑफ FSH एंड LH इंक्रीज ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन फेज। ठीक है, ओव्यूलेटरी फेज में LH का सिक्रीशन ज्यादा होता है। ठीक है, ड्यू टू डिक्रीज द लेवल ऑफ LH ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस, तो ये गलत है। LH का लेवल ज्यादा होने की वजह से होता है, एक सही है, तो एक सही और एक गलत। ठीक है, तो देख लेते हैं, असर्शन ट्रू और रीजन इज फॉल्स। थोड़ा तेजी से चलते हैं, सारी कॉन्सेप्ट हो गए लगभग। इन ह्यूमन गैमीट कंट्रीब्यूटेड बाय द फीमेल डिटरमाइंस वेदर द चाइल्ड प्रोड्यूस्ड विल बी मेल और फीमेल। ठीक है, गैमीट कंट्रीब्यूट इन ह्यूमन, द गैमीट कंट्रीब्यूटेड बाय द फीमेल डिटरमाइंड वेयर द चाइल्ड प्रोड्यूस्ड बाय, अरे नहीं, फीमेल कहां से डिटरमाइन करेगी? ये तो मेल करता है, ये गलत हो गया। सेक्स इन ह्यूमन इज डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ क्रोमोसोम कंट्रीब्यूटेड बाय मेल पार्टनर, ये सही है, एक सही और एक गलत। ठीक है, एक गलत, ठीक है, और एक सही। असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग कॉलम, ये आप कर लोगे। देखो कैसे होगा। सबसे पहले FSH, मैचुरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, एस्ट्रोजन, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। LH, मेंटेनेंस ऑफ कार्पस ल्यूटियम। तो हो गया, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट। ठीक है, यही है, तो थर्ड और सी का थर्ड।
ठीक है, चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो नॉन प्राइमेट में ईस्ट्रस साइकिल होती है, बिल्कुल सही लाइन है ये, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। चलो नेक्स्ट, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल बिगिंस विद द प्यूबर्टी इज कॉल्ड मीनोपॉज। नहीं, इसे हम मिनार्ची कहते हैं, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को मिनार्ची कहते हैं। मीनोपॉज वो कंडीशन है अराउंड द एज ऑफ 45 या 50 जब मेंस्ट्रुअल साइकिल क्लोज्ड हो जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है, एफएसएच हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है यूरिन में, तो उसे हम मीनोपॉज कहते हैं। ठीक है, ये गलत हो गया। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में भी इंडिकेटर ऑफ प्रेगनेंसी, बिल्कुल सही है। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड बिटवीन द मिनार्ची एंड मीनोपॉज, ये भी सही है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है, स्टेटमेंट करेक्ट, ठीक है, तो ए सी डी, ए सी डी, ठीक है, ये सही है। ओके, सी गलत है, नहीं बी गलत है, ठीक है, ए सी डी, ए सही है। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज सर्सन, ठीक है। इंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इंप्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, बिल्कुल सही लाइन है। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट्स दैट द कॉजेज डिस्टिंग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, दोनों सही है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, वास डिफरेंट रिसीव डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल्स एंड ओपन इनटू द यूरेथ्रा इज इलेक्ट्रिक डक्ट, बिल्कुल सही है। द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल विच अलोंग विथ, दोनों लाइन सही हैं, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, 1 and 2 आर करेक्ट। देखो मेरी बात सुनो, देखो मान लो ओवरी है, ये फिम्बरी हो गई, ये भी फिम्बरी हो गई, एक रफली डायग्राम, ठीक है, ये यूट्रस हो गया, ये आपका फैलोपियन ट्यूब हो गई, ओवरी हो गई, फिम्बरी हो गया, ठीक है। तो अब ये सर्विक्स हो गया और ये वेजाइना हो गया, तो सर्विक्स की कैनाल को सर्वाइकल कैनाल वेजाइना के साथ मिल करके बनाता है बर्थ कैनाल। ठीक है, ये क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग oogenesis प्रोसेस इज इनिशिएटेड इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज। तो यूजेनेसिस, देखो अब यही अंतर है oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस में। स्पर्मेटोजेनेसिस आफ्टर प्यूबर्टी स्टार्ट होता है, oogenesis बिफोर बर्थ स्टार्ट होता है, मतलब एम्ब्रियोनिक लाइफ में होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, oogenesis जो है एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। वहां एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म बनते हैं, यहाँ पे एक ही ओवम बनता है। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट, रिसेप्टर फॉर स्पर्म बाइंडिंग मैमिलियन आर प्रेजेंट इन जोना पेलुसिडा, कौन सा रिसेप्टर होता है? ZP3 रिसेप्टर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जोना पेलुसिडा पे प्रेजेंट होते हैं ZP3 रिसेप्टर। विच ऑफ दीज आर नॉट एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमंस, इंक्रीज इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन रेशियो, सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज। अच्छा ठीक है, प्रोलैक्टिन का कोई लेवल कोई मायने नहीं रखेगा। ठीक है, तो ये गलत है बेटा, यही सही है। मतलब ये किसके अकॉर्डिंग? इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन के अकॉर्डिंग प्रोलैक्टिन का कोई रोल नहीं है, तो इसलिए सही है। आगे देखते हैं, मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड। सेकेंडरी oocyte का मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है कब? ठीक है, एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। प्लेसेंटा, देखो प्लेसेंटा क्या होती है? एससीजी रिलीज करती है, बिल्कुल सही है, अभी मैंने बताया आपको। ठीक है, और जोना पेलुसिडा लेयर ऑफ ओवम, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड लुब्रिकेशन करती है, लेडिंग ग्लैंड एंड्रोजन स्रावित करती है। तो हो गया ए का सेकेंड, बी का थर्ड, ए का सेकेंड, बी का थर्ड, सी। चलो नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ हैप्लॉइड सेल फ्रॉम द फॉलोइंग। ध्यान से सुनिए, फॉलोइंग सेल से क्या है? देखो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, क्या लिखा? हैप्लॉइड। मैं दिखाता हूं आपको, देखो ध्यान सुनो। प्राइमोडियल जर्म सेल से स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड और स्पर्म। यहां देखो, प्राइमोडियल जर्म सेल से उगोनिया, उगोनिया से प्राइमरी oocyte,
प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte से ओवम, यहां से एक पोलर बॉडी बनेगी, यहां से एक पोलर बॉडी बनेगी। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनो, क्या हो गया, ये 2n, ये भी 2n। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में भी 2n होता है, मियोसिस फर्स्ट होता है, मियोसिस फर्स्ट, तो सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, यहां पे मियोसिस सेकेंड होता है, तो स्पर्मेटिड बनते हैं। तो मतलब ये 2 हो गए, ये 4 हो गए, और ये 4 हो गए। ठीक है, तो आपको देखो, प्राइमोडियल जर्म सेल, स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2n है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड स्पर्म n है। ये तीनों कैसे हैं बेटा, n, ये भी n, ये भी n। ठीक है, यहां देखो, प्राइमोडियल जर्म सेल, उगोनिया और प्राइमरी oocyte, ये कैसे हैं 2n, सेकेंडरी oocyte, पोलर बॉडी, ओबम, ये कैसे हैं n है। तो ये सारे कैसे हो गए n। तो अब मुझे सवाल का जवाब बता दो। ठीक है, क्या बोला गया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, हैप्लॉइड पूछ रहा है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सही है, फर्स्ट पोलर बॉडी और ओबम, ये सारे के सारे n है। चलो यहां देखो, स्पर्मेटोगोनिया ये 2n है तो गलत हो गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2n है तो गलत हो गया, प्राइमरी oocyte 2n है तो गलत हो गया, तो कौन सा सही हुआ, फर्स्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये हमने कर ही लिया। Select the correct option sequence transport of sperm cell in male reproductive system। ठीक है, मैंने आपको ये सीक्वेंस बता दिया था, सेमनीफेरस टिब्यूल से रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस से वासा एफरेंसिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, और क्या हो गया आपके साथ, ठीक है, वास डिफरेंस, इजेकुलेटेड डक्ट, यूरेथ्रा और यूरेथ्रल मीटस। ये मैंने पहले शुरू में बता दिया, तो ये आपको पता है। द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन। अब देखो मेरी बात सुनो, यहां देखो, यहीं पे समझते हैं। मैंने बोला प्राइमोडियल जर्म सेल से स्पर्मेटिड बनने की प्रोसेस को, ध्यान सुनिए, प्राइमोडियल जर्म सेल से स्पर्मेटिड बनने की प्रोसेस को स्पर्मटीलियोसिस, ठीक है, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, और स्पर्मेटो साइटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो अब बताओ स्पर्मियोजेनेसिस क्या होगा, स्पर्मेटिड का ट्रांसफॉर्म होना स्पर्म में, स्पर्मियोजेनेसिस, और सेमनीफेरस टिब्यूल से स्पर्म बाहर निकलना, ये क्या हो गया, स्पर्मिएशन। अब देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, स्पर्मेटोजोआर फॉर्म, ठीक है, while spermiation released Sertoli cell into the cavity of seminiferous tubules। ठीक है, तो डी हो जाएगा सही। फिर से मैं एक बार बता देता हूं क्या क्या चीज है, ध्यान सुनो। सबसे पहले स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, प्राइमोडियल जर्म सेल से स्पर्मेटिड बनना, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनना, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मिएशन क्या होता है, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमनीफेरस टिब्यूल्स, ठीक है, ऐसा समझ सकते हैं। उसके बाद इजेकुलेशन क्या होता है, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द पेनिस, ठीक है, ये चीज याद रखना। सेमिनेशन क्या होता है, इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन मतलब होता है कि ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट टू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है, ये चीज याद रख लेना। चलो नेक्स्ट, जीएनआरएच हाइपोथैलेमिक हार्मोन नीडेड टू रिप्रोडक्शन एक्ट ऑन। तो मैंने आपको बताया था जीएनआरएच कहां काम करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पर काम करता है। कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूं, यहां मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है, और एफएसएच एलएच रिलीज कराता है, जिसकी वजह से देख लो ये, ठीक है, जीएनआरएच निकला है हाइपोथैलेमस से, एंटीरियर पिट्यूटरी पर काम किया। ये सारी चीजें बताई गई बेटा आपको, ठीक है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी पर काम करता है और क्या रिलीज कराता है, एफएसएच और एलएच। तो ये हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस इज प्रैक्टिकली feasible only if the sperm are transported into vagina just after the release of ovum in fallopian tube. The ovum and sperm are transported simultaneously to the ampullus में junction to the fallopian tube. The ovum and sperm are transported simultaneously to the ampullus junction of cervix का होता ही नहीं कोई जंक्शन ऐसा, तो ये तो गलत हो गया पूरी तरीके से। sperm are transported into cervix within the 48 release of the uterus, ये भी गलत हो गया, तो हमारा सेकंड सही हो गया। मतलब साइमल्टेनियसली रिलीज होना चाहिए, ठीक है, स्पर्म और ओवम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वासेक्टोमी। तो लिखा गया इनकरेक्ट क्या है, देखो मैंने आपको बताया सेमनीफेरस टिब्यूल से
रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस से वासा एफ्रेंसिया, वासा एफ्रेंसिया से इपीडिडाइमिस, इपीडिडाइमिस से वास डिफरेंस, वास डिफरेंस से इजेकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा और आउट। अब मैंने बोला इसको काट करके बांध दिया, तो अब मुझे बता दो वास डिफरेंसिया इज कट एंड टाइट, सही है। इरिवर्सिबिलिटी स्टेरिलिटी होती है, सही है। नो स्पर्म अकर्स इन सेमिनल फ्लूइड, बिल्कुल सही है, जो फ्लूइड निकल रहा है उसमें कोई स्पर्म नहीं है। नो स्पर्म अकर्स इन एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस में कोई स्पर्म नहीं है। भैया स्पर्म तो यहां तक आए ही है ना, काटा तो इसको गया है, तो एपिडिडाइमिस में होते हैं, तो ये लाइन हो गई हमारी गलत। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सेवरल हार्मोन्स लाइक सीजीएचपीएल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन आर प्रोड्यूस्ड बाय, तो जो ये मैंने अभी आपको बताया किससे होते हैं बेटा, प्लेसेंटा से निकलते हैं, ये आपको याद रख लेना है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के क्वेश्चन अब करेंगे बेटा, ध्यान सुनो। चलो, मल्टीलोड 375 इज एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो पहले हम समझते हैं कि एक होता है आईयूडी, क्या होता है बेटा, आईयूडी के मेथड है। आईयूडी में आते हैं 3, ध्यान सुनो, यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। एक होता है हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडीज, याद करो साथ साथ, हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडीज। एक होता है कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, ठीक है, और एक होता है नॉन मेडिकेटेड। ठीक है, ध्यान सुनो, तो नॉन मेडिकेटेड का एग्जांपल है लिप्स लूप, ये इंपॉर्टेंट। हार्मोनल रिलीजिंग में LNG-20 और प्रोजेस्टासर्ट, ठीक है, 2 एग्जांपल, LNG-20 प्रोजेस्टासर्ट। कॉपर रिलीजिंग में कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, ठीक है, जो यहां पे दिया हुआ है। तो ये क्या हो गया, अब आपको याद रखना है। नॉन मेडिकेटेड में लिपस लूप, हार्मोनल रिलीजिंग में LNG-20 और प्रोजेस्टासर्ट, कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375। अब ध्यान सुनो, जो नॉन में कॉपर रिलीजिंग जो है वो स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, ध्यान सुनो, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को खत्म कर देते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी को खत्म कर देते हैं। ठीक है, हार्मोनल रिलीजिंग यूट्रस को अनस्टेबल कर देते हैं ताकि इंप्लांटेशन ना हो, और नॉन मेडिकेटेड फेगोसाइटोसिस करते हैं। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू क्रिएटिंग अवेयरनेस एमंग द पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट एंड प्रोवाइडिंग द फैसिलिटीज एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप अ रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी आर मेजर टास्क अंडर द प्रोग्राम्स। तो ये RCH के अंदर करते हैं, किसके अंदर करते हैं, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के प्रोग्राम के अंदर करते हैं, RCH। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। Consider the following statement and choose the incorrect statement. Numerous children have been produced in vitro fertilization, but some abnormality. बिल्कुल गलत है बेटा, IVF से जरूरी नहीं है कि जो बनाया जाए सबके अंदर कोई ना कोई abnormality रहे। Chances of contraception are nil until the mother breastfeeds. ठीक है, ये सही है। Birth control pills likely cause the cardiovascular problem due to the estrogen. ये भी सही हो सकता है। और emergency contraceptive pills, ठीक है, ये भी सही है, 72 घंटे के बीच में किया जाता है। तो कौन सा गलत है, ठीक है, तो आपका हो जाएगा ओनली फर्स्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट, STI सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस लाइक हेपेटाइटिस बी, HIV कैन आल्सो ट्रांसमिटेड बाय द फॉलोइंग। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड से फैल सकता है, हाथ मिलाने से नहीं फैलता, फीटस टू मदर और ईटिंग ऑफ सेम प्लेट, तो ये नहीं फैलता। ठीक है, तो आपको याद रखना फ्रॉम इन्फेक्टेड फीटस, अच्छा इन्फेक्टेड फीटस टू मदर नहीं, मदर टू फीटस होगा, ठीक है, गलत है ये। नेक्स्ट, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज मेथड ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ जाइगोट इनसाइड द फीमेल। ठीक है, जाइगोट नहीं, गैमीट करते हैं, इंसेमिनेशन लिखा है बेटा, है ना। तो द टेक्निक यूज टू द दोज मेल्स हैव लो स्पर्म काउंट, ये भी सही है, तो एक सही एक गलत। ठीक है, ए फॉल्स आर ट्रू। चलो नेक्स्ट, मैच देखो, जेनाइटल वॉट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एड्स HIV वायरस, ठीक है, सिफिलिस गोनोरिया निसेरिया से होता है। ठीक है, तो अब आप ऐसे मिला लो, A का थर्ड हमें 2 जगह मिल गया, A की जगह मिल गया, और B का 4
ठीक है, मैंने बता दी गोनोरिया निसेरिया वायरस, और सिफिलिस क्या हो गया, ट्रिपोनिमा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ए का थर्ड, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, ये याद कर लेना। अब ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, एड्स का पूछ सकते हैं बस। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर? तो बोला गया गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, गैमीट को ट्रांसफर करेंगे, कहां ट्रांसफर करते हैं, फेलोपियन ट्यूब में, तो इट इज गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, ये लाइन ओके। चलो नेक्स्ट, ओवम इज ट्रांसफर इनटू द ओविडक्ट, ओविडक्ट की बात कर रहा है, और ओवम इज ट्रांसफर इनटू द फेलोपियन ट्यूब, इट कैन हेल्प द प्रोड्यूसिंग ओवा। तो बोला गया फॉल्स, ये तीनों सही हैं। ठीक है, और ये हो गई हमारा इट कैन हेल्प इन द प्रोड्यूसिंग ओवा गलत, क्योंकि ओवा नहीं बनाते हैं, ये क्या करते हैं, ओवम को ट्रांसफर करते हैं, गैमीट को ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं, देखो बेटा थोड़ा टाइम ज्यादा हो रहा है तो हम थोड़ा तेजी से ले रहे हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो चैप्टर बहुत आसान होता है, तो इसको आप कोशिश करेंगे धीरे धीरे समझने के लिए, जो मेन चीज है मैंने आपको समझा दिया वहां पे। चलो नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एसटीडी। जेनाइटल हर्ब्स एंड हेपेटाइटिस आर ओनली सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज्ड बाय वायरस। ठीक है, जेनाइटल वॉट इज ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज्ड बाय द एचपीवी वायरस। ठीक है, दोनों सही है, दोनों के दोनों सही है। हो नेक्स्ट, एमनियोसिंथेसिस। अब देखो मेरी बात समझो, एमनियोसिंथेसिस क्या होता है, एक अर्ली डायग्नोसिस टेक्निक है। मान लो ये, ठीक है, ये एक फीटस है, इसमें डेवलप कर रहा है। ठीक है, इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसे हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है, ये एमनियन। तो हम एक सिरिंज पेट के माध्यम से, एब्डोमेन के माध्यम से अंदर लेंगे और इस फ्लूइड को बाहर निकाल लेंगे। एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाल करके उसको हम डिटेक्शन करेंगे, उसके अंदर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी देखेंगे, उसके अंदर कोई मेटाबॉलिक जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई क्रोमोसोम की एप्टिबिलिटी नहीं है, फीटस के अंदर क्या कैपेबिलिटी है, ये सारी चीज चेक कर सकते हैं। लेकिन एमनियोसिंथेसिस सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए नहीं किया जाता है, ये चीज हमेशा ध्यान रख लेना है। तो ये याद रखना, क्रोमोसोमल पैटर्न बाय टेकिंग एमनियोटिक फ्लूइड, क्रोमोसोमल पैटर्न फ्रॉम डेवलपिंग एम्ब्रियो, एमनियोटिक फ्लूइड टेकिंग क्रोमोसोमल पैटर्न, ये तो गलत है, एमनियोटिक फ्लूइड टेकिंग क्रोमोसोम पैटर्न आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो पहला हो जाएगा हमारा क्रोमोसोमल पैटर्न जानने के लिए फ्रॉम किससे, एमनियोटिक फ्लूइड से। ठीक है, नेक्स्ट, consider the following statement and choose the incorrect statement. There are little or no side effect of tubectomy and vasectomy. ठीक है, बिल्कुल सही है। Contraceptive pills have not effect on spermatogenesis. ठीक है, ये भी सही है। Removal of gonads is not contraceptive procedure. ठीक है, ये भी सही है। To avoid transmission of sexually transmitted disease, one should always practice safe sex. Have been protected sex by using condoms during coitus. ठीक है, तो इनकरेक्ट पूछा है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैव नॉट इफेक्ट ऑन स्पर्मेटोजेनेसिस। ये भी सही है, स्पर्मेटोजेनेसिस की बात कर रहा है। मेल तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाते नहीं है, फीमेल खाती हैं, तो ये तो सही है, तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा इसमें तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट, लिपस लूप मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, स्पर्मिसाइड, स्पर्मिसाइड्स मतलब हो गया किलिंग द स्पर्म। ठीक है, डायाफ्राम एक तरीके का ऐसी टेक्निक है, स्पर्म को सर्विक्स में पहुंचने के लिए रोकते हैं। सहेली एक तरीके का प्रिवेंट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन, और लिपस लूप इंट्रायूटेराइन डिवाइस। ठीक है, बढ़िया। चलो नेक्स्ट, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ट्यूबेक्टोमी। फेलियर रेट ऑफ अप्रोच इज ऑलमोस्ट 0%. इट इज ऑल्सो नोन एज ट्यूबल लाइगेशन, इट इज मोर डिफिकल्ट टू रिवर्स दिस प्रोसेस। सब सही है, तो कोई भी चीज गलत नहीं है, नन ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म ऑफ बिफोर ऑफ द फीटस बिकम वाइलेबल मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, वाइबल इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ। ठीक है, continuation of pregnancy would not involve the risk to the life of the pregnant women or grave injury physical or mental health. Intracytoplasmic sperm injection is specialized procedure to form and zygote in lab. Administration of pills after 72 or coitus is found to be very effective emergency contraceptives in case of sperm directly injected to the ovum. ठीक है, ध्यान सुनिए, इनकरेक्ट पूछा है, तो जानबूझकर प्रेगनेंसी को क्या करना,
वॉलेंट्री टर्मिनेशन, ठीक है, ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म और बिफोर द फीटस बिकम्स वायलेबल इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन, ठीक है, ये सही है। कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी वुड नॉट इन्वॉल्व रिस्क ऑफ द लाइफ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन और ग्रेव इंजरी फिजिकल और मेंटल हेल्थ, जब तक कि, ठीक है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फॉर्म जाइगोट इन लैब, ठीक है, तो ये हो जाएगा विच ऑफ स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, चलो देखो देखो बहुत आसान है बेटा, कि पहली चीज तो सही लग रही है, वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म। देखो एमटीपी क्या होता है, एमटीपी भारत के अंदर लीगलाइज्ड की गई कब, कि जब ऐसे केसेस के लिए एमटीपी आप कर सकते हैं जब कैसे मान लो कोई क्राइम हो गया हो, और क्राइम होने की वजह से या रेप हो गया हो, तो उस केस में फीमेल प्रेग्नेंट हो जाए तब एबॉर्शन करा सकते हो, या कोई उसके अंदर मेटाबॉलिक जेनेटिक डिसऑर्डर हो, या क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी हुई हो, या मदर और फीटस में किसी को जान का खतरा हो, या बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो रहा हो प्रेगनेंसी के केसेस में कि मदर के ऊपर खतरा आ गया, तो ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर सकते हैं अंडर द किसके तहत, एमटीपी के तहत। अभी इसके अंदर 2 संशोधन भी किए गए 2017 के अंदर। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर से पहले है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के पहले है प्रेगनेंसी, तो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर चाहिए जो एमसीआई से रजिस्टर्ड हो, और दूसरा असिस्टेंट चाहिए। अगर दूसरे ट्राइमेस्टर में है, मतलब 3 महीने से ज्यादा की प्रेगनेंसी है, तो 2 रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर चाहिए और सम असिस्टेंट चाहिए। तो ये एक लीगल, मतलब अभी एनसीईआरटी के अंदर एक कॉलम के अंदर ऐड करके दिया गया है, तो ये चीज समझना है। तो कभी भी जो प्रेगनेंसी है, कभी भी जानबूझ के नहीं, पहले क्या होता था, फीमेल को क्रिटिसाइज करने के लिए अगर पता चला प्रेगनेंसी में फीमेल है तो उसको क्या कर देते, अबॉर्ट करा देते थे, और मैक्सिमम अबॉर्शन आज के केस में यही किया जा रहा है। हो सकता है कि जो मैक्सिमम जो अबॉर्शन किया जा रहा है वो नीम हकीम कर रहे हैं या मेडिकल स्टोर वाले कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि ये एक क्राइम है, इस क्राइम के तहत क्या कर सकते हैं कि इनको जेल भी हो सकती है। तो यहां पे ये चीज समझना है कि एमटीपी लीगलाइज इन 1971 आई थिंक या 72, ये क्रॉस चेक कर लेना एक बार। तो यहां पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला तो सही हो गया, बाकी 3 जो इसमें है कि लैब के अंदर जाइगोट बनाना, ठीक है, हमेशा ध्यान से लोग जाइगोट बना करके क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं फीमेल के अंदर, जिफ्ट बोलते हैं, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। और यहां पे एक चीज और है कि यहां लिखा गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पिल्स आफ्टर 74 आवर, विद इन 74 होता है, तो ये गलत हो गए, तो ये 3 गलत हो गए, एक सही हो गया, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ये डी ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, a person is reproductively healthy when he is physically emotionally, चलो सही है लाइन, it is significant to maintain reproductive health, दोनों सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, which of the following is correct, diaphragm are physically barrier made up of rubber and they are inserted into female reproductive tract to cover the cervix, बढ़िया सही लाइन है। breast feeding one of the natural contraceptive method, ठीक है। lactation prevent conception causing ovulation and menstruation cycle does not occur during the period of intense lactation up to 12 month, नहीं बेटा ये गलत है, up to 6 month होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो कौन सा which of the following is correct, तो 1 and 2, ठीक है, 1 and 2 ये ध्यान रख लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, which of the following statement is incorrect about the सहेली, तो block progesterone receptor in the uterus prevent eggs for getting implanted, ठीक है। it is taken once in a week after an initial intake of twice in a week dose for a 3 month once, ठीक है। नॉन हार्मोनल प्रिपरेशन, ठीक है, फर्स्ट नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन है, ठीक है। प्रोजेस्टिन ओनली नो एस्ट्रोजन, सहेली डेवलप बाय साइंटिफिक सीडीआरआई, तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, तो हमारा फर्स्ट गलत हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी इफेक्टिव रिवर्सिबल विथ लीस्ट साइड इफेक्ट, बिल्कुल सही लाइन, सीआरटी की लाइन है बेटा। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज लीगलाइज्ड इन आवर कंट्री, ठीक है, लीगलाइज्ड है। काउंसलिंग एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एडोलसेंस एंड, ठीक है, ये सारी चीजें इंक्लूड एड्स, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, तीनों सही है। सिफिलिस, क्लेमाइडियासिस, जेनिटल हर्प्स एंड ट्राइकोमोनासिस आर एसटीआईसिस, ठीक है, एसटीआईस द स्प्रेड इन्फेक्टेड पर्सन टू अदर सेक्सुअल कॉन्टेक्ट अनसेफ हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस, दोनों सही है। असल्सर और रीजन सही है और दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर,
तो जिफ्ट की बात कर रहा है, ट्रांसफर ऑफ एन ओवम, जिफ्ट मतलब हो गया जाइगोट, है ना। तो ट्रांसफर ऑफ ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब, गलत है। द जाइगोट could then be transferred into the fallopian tube. Early embryo up to 8 blastomere may be transferred into the fallopian tube. Embryo with more than 8 blastomere into the uterus, IUT, intrauterine transfer. ठीक है, तो आपका हो जाएगा ये अर्ली एम्ब्रियो 8 ब्लास्टोमियर इनटू द फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, ये हो गया। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। The most important component of the oral contraceptive pills is progesterone, सही है। Contraceptive oral pills help in the birth control by the preventing ovulation, बिल्कुल सही है। देखो होता क्या है, जब हम कभी भी कोई भी पिल्स खाते हैं बेटा, तो पिल्स खाते हैं तो उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का मिक्सचर होता है, और ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का मिक्सचर जो होता है वो क्या करेगा, सिंपल सी बात है, उसका लेवल बॉडी में बढ़ेगा। जब बॉडी में लेवल बढ़ेगा तो एक निगेटिव फीडबैक जाएगा हाइपोथैलेमस को, क्या होगा, जीएनआरएच नहीं रिलीज होगा, एफएसएच नहीं रिलीज होगा, जिसकी वजह से फॉलिकल मैच्योर नहीं होंगे, ओव्यूलेशन नहीं होगा। जब ओवम ही नहीं बनेगा तो फर्टिलाइजेशन कहां से होगा, प्रेगनेंसी कहां से होगी। यही कॉन्सेप्ट यहां पे काम करता है। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दे आर अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट और रिलेटेड टू द एंट्री ऑफ स्पर्म, ये भी सही है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स प्रिवेंट द इजेकुलेटेड सीमेन फ्रॉम द एंटरिंग द फीमेल वेजाइना, बिल्कुल गलत है, ये गलत है। फॉलोइंग ट्रू अबाउट तो वन कौन कौन सा हो गया, 1 2 3 1 2 3, ठीक है ये। चलो नेक्स्ट, amniocentesis फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज वन ऑफ द स्ट्रेटेजी फॉर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए नहीं बनाई गई बेटा, ठीक है, ये गलत है। बैन ऑन amniocentesis चेक इंक्रीजिंग द मीनेंस ऑफ फीमेल फिटिसाइड, बिल्कुल सही है। तो हमारा ये हो जाएगा ए फॉल्स आर ट्रू। नेक्स्ट, वैसेक्टोमी, बैरियर मेथड, क्वाइट्स क्या हो गया, इंटरप्ट, नेचुरल मेथड, सर्वाइकल, सॉरी हमने एक गलती की है यहां पे, बैरियर मेथड नहीं होगा ये होगा सर्जिकल मेथड, क्योंकि काट करके बांध रहे हैं। इंटरप्ट हो गया, सर्वाइकल क्या है, बैरियर मेथड हो गया, और सहेली क्या हो गया, ओरल मेथड हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो आपका ए का थर्ड, बी का ए का थर्ड और बी का 4, ए का थर्ड बी का 4, सी का सेकेंड और डी का फर्स्ट। ठीक है, यही होगा फर्स्ट। बेटा थोड़ा सा तेजी चल रहे हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं आ रहा होगा। लिपस लूप टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज, मैंने आपको बताया नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, शुरुआत में याद करा दिया था आपको, है ना, याद रखना। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हार्मोन्स रिलीजिंग आईयूडीज। तो आपको पता है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज में क्या होता है, LNG-20 और प्रोजेस्टासर्ट। ठीक है, विनरल डिजीज कैन स्प्रेड थ्रू यूजिंग स्टेराइल नीडल्स, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, किशिंग और इनहेरिटेंस। तो आपको याद रखना विनरल डिजीज जो होगी वो इन तीनों मेथड से हो सकती है, इनहेरिटेंस नहीं हो सकती। तो आपका कौन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, फोर्थ नहीं होगा और फिफ्थ भी नहीं होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड कहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज गोनोरिया है, जेनाइटल हर्प्स है, मलेरिया नहीं है, यहां भी मलेरिया है, यहां भी मलेरिया है, कैंसर नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन हो गया हमारे पास डी, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्प्स। प्रोजेस्टोजेंस अलोन और कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन कैन बी यूज्ड एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव इन द फॉर्म ऑफ, पिल्स में भी कर सकते हैं, इंजेक्शन भी कर सकते हैं, और इम्प्लांट भी कर सकते हैं। देखो मैं समझाता हूं। नॉर प्लांट्स 3 तरह के कैप्सूल्स होते हैं जो फीमेल के बाईं हाथ के स्किन के नीचे यहां पे इम्प्लांट कर दिए जाते हैं। वो धीरे धीरे प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करते रहते हैं, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर फीमेल के अंदर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा रहता है, जिसकी वजह से FSH-LH नहीं निकलता है, और FSH-LH नहीं निकलेगा तो क्या होगा, FSH-LH क्या करेगा, फॉलिकल को मैच्योर करता है, तो ये सब होगा नहीं तो क्या होगा, प्रेगनेंसी कभी हो ही नहीं सकती। ठीक है, इसी तरीके से इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं और पिल्स भी खाई जाती है। पिल्स में मालाडी हो गया, सहेली हो गई, सहेली जो कि आपको पता है CDRI लखनऊ ने बनाया है, फर्स्ट नॉन स्टेरॉइडल ड्रग है जो वीक में एक बार ली जाती है, ये आपको याद रख लेना। नेक्स्ट, सिलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस। तो आपको याद है कि हार्मोन रिलीजिंग कौन से, प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20, ये ठीक है। नेक्स्ट,
मैच द आइटम गिवन कॉलम फर्स्ट एंड दी दोज इन द सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। तो अब आप देखते हैं डायाफ्राम, मैंने बताया था डायाफ्राम क्या होता है, सर्विक्स के जो पोर होते हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं, है ना। तो अब देखो क्या लिखा है, दे कवर द सर्विक्स ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है। अब देखो क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होते हैं वो ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन को रोकते हैं। अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओव्यूलेशन फॉलोइंग पार्चुरेशन, तो लैक्टेशनल अमीनोरुइया हो गया, और इंक्रीज द फाइगोसाइटोसिस विद इन द यूट्रस इंट्रा यूटेराइन डिवाइस हो गया, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो गया। तो अब मिला लो आप, ए का 4 बी का फर्स्ट, ए का 4 बी का फर्स्ट दोनों है, सी का सेकंड तो हमारे पास बी ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो अगर आपको 1 2 आता है तो सबसे पहले आप उसको मिलाने की कोशिश कीजिए, आपके आंसर सही होने की प्रायिकता बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज इज ए कंप्लीटली क्यूरेबल। तो अब आपको याद रख लेना है कि कंप्लीटली क्यूरेबल की श्रेणी में आपको एनसीईआरटी याद करनी। देखो किसको हम नहीं कर सकते, आपको समझना है कि जैसे मैं मान लू सिंपल सी बात करूं कि गोनोरिया है, ठीक है, ये क्या है, कंप्लीट क्यूरेबल है, ठीक है। जेनाइटल हर्ब्स जो है, और आपको याद रखना है एचआईवी, ये कंप्लीटली नॉट क्यूरेबल है, तो आपको याद रह जाएगा, ठीक है। तो एचआईवी भी याद रखना, ह्यूमन इम्यूनो वायरस जिसे बोलते हैं, नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल, ठीक है। डेथ तय है, बस दवाओं से हम लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, ये याद रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, द कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली ब्लॉक एस्ट्रोजन रिसेप्टर इन द यूट्रस प्रिवेंटिंग द एग फ्रॉम द गेटिंग इम्प्लांटेड, ये सही है। इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रिवेंट द ओव्यूलेशन इन फीमेल, और इज एन आईयूडी, तो आईयूडी तो है नहीं। इज पोस्ट क्वाइटल कॉन्ट्रासेप्टिव, ये भी नहीं है। इंक्रीज ये भी नहीं है, और फर्स्ट तो हमारा हो जाएगा पहला सही, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ कॉपर आयंस कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, तो मैंने आपको बताया था कॉपर रिलीजिंग जो आयोडीज होती है वो स्पर्म की मोटिलिटी और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को क्या कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं। तो हमारे पास सीधे सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा है कि सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इन केस ऑफ कपल where the male is having a very low sperm count, which technique will be suitable for the fertilization। तो अब देखो स्पर्म के अंदर अगर जो सीमेन है उसमें स्पर्म की क्वालिटी मतलब क्वांटिटी कम है या वेरी लो स्पर्म काउंट है, तो हम उसके लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप चीज याद रख लेना, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये मोस्टली आजकल जानवरों के केसेस में बहुत की जा रही है। आपने देखा किसी गाय का मतलब ओव्यूलेटरी पीरियड चल रहा है, तो उस समय क्या होता है कि हीट पीरियड बोलते हैं इसे, क्योंकि नॉन प्राइमेट्स जो होते हैं उनमें ईस्ट्रस साइकिल होते हैं, तो जो उनकी इंडोमेट्रियम होती है वो रीएब्जॉर्ब हो जाती है। जबकि प्राइमेट्स में ह्यूमन में जैसे बात करें तो ह्यूमन में क्या होता है, इंडोमेट्रियम ब्लड के साथ बाहर आ जाती है, ब्लीडिंग फेज बोलते हैं, लेकिन नॉन प्राइमेट्स में नहीं होता, तो उनकी इंडोमेट्रियम जो होती है वो रीएब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। चलो, embryo within more than 16 blastome year formed due to in vitro fertilization transferred into, तो हम इसको यूट्रस में करते हैं, ठीक है। कहां करते हैं, यूट्रस में। अगर उससे कम है तो हम क्या करेंगे बेटा, 8 ब्लास्टोम ईयर तक है तो उसे हम कहेंगे फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। चाइल्डलेस कपल कैन बी असिस्टेड टू बी हैव अ चाइल्ड थ्रू टेक्निक कॉल्ड जिफ्ट, द फुल फॉर्म ऑफ दिस टेक्निक, तो गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। चलो, तो ये रहा हमारा आज का सेशन। आई होप आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। थोड़ा सा हमने इसको तेजी से किया है क्योंकि बेटा क्विक रिवीजन सीरीज है। बाकी हमारे जो 75 डेज के जो क्रैश कोर्स चल रहे हैं उसमें आप बहुत अच्छे से चीजों को पढ़ सकते हैं। तो ये तेजी से चलने वाला एक प्रोसीजर था जिसमें बहुत 3 चैप्टर लगभग, जैसे बायोटेक्नोलॉजी 2 मान लेते हैं ना, एक प्रिंसिपल एंड प्रोसेस और एक एप्लीकेशन, रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, 4 चैप्टर को बहुत तेजी से खींचना और 2 घंटे के अंदर, तो ये आप जानते हैं कि बहुत तेजी से खींची जाएंगी चीजें। तो आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।